गुस्सा बहुत आता था मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था बचपन में? बचपन बहुत ज़्यादा। वो तबीयत आज भी आपकी वैसी ही है, कुछ ज़्यादा? ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, नॉनसेंस नहीं, अच्छी चीज़ तो बर्दाश्त करता हूँ। मेरे वालिद साहब अक्सर हमको तीनों भाइयों को बिठा के इकट्ठे उर्दू की डिक्लेरेशन तख्ती भी लिखी है आपने? बहुत बहुत ज़्यादा, स्लेट पे भी लिखा है, अच्छा, तख्ती भी लिखी वो है। तख्ती फिर उसको क्या कहते हैं, तैयार करना होता था? हाँ, उसको गोटा देते गोटा देते थे। फिर उसको वो भी आपने चमकाते, दिया है? फिर तो उसको कभी तख्ती पर चमकाते मार पड़ी है गोनी साहब? नहीं, मेरा जो क्या नाम है, मेरी हैंडराइटिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी। खुशखती? आज भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है मेरी, और ख़ासकर उर्दू की तो बहुत अच्छी थी। अच्छा, उर्दू की हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी थी। ये कि जब फर्स्ट ईयर में, अब हम नकल के बलबूते पे हैं, आप मुझे खुश हो याद कि है भाई अब तो पढ़ना ही नहीं है? हम उस वक़्त पे फर्स्ट ईयर टीडीसी में वी वर टोटल 169 स्टूडेंट्स, ठीक, जिसमें से 69 जो थे वो मेडिकल में थे। मेडिकल में थे। तो हम लोग मेडिकल, ठीक, बुस्तान मेडिकल थे, आर्ट्स थे। तो जब जनाब इम्तिहान आ गया तो यहाँ से एक सरदार जी आ गए। अच्छा जनाब, ये मतलब एंटी क्लाइमैक्स हो गया। एंटी क्लाइमेक्स हो गया। सरदार जी आए यहाँ से, वो कोई बड़े स्ट्रिक्ट आदमी था, क्योंकि ये बात चली थी कि भाई पिछले साल यहाँ नकल बहुत नकल हुई है। इस सरदार जी ने किसी को कुछ नहीं करने दिया, कुछ नहीं करने कोई दिया। नकल नहीं। अब हमने पढ़ा भी नहीं हम तो इस बात पे हैं कि वो नकल करनी है। नकल कर दी है। मैंने जिंदगी में सिर्फ नकल सोची है तब एक बार, हाँ, लेकिन करने का मौका नहीं मिला। तब भी ऊपर वाले ने मौका दिया ही नहीं करने का, बंदा ही ऐसा आ गया। अब जनाब हुआ ये कि जो हम 69 स्टूडेंट्स थे, उनमें से लगभग मेरे ख्याल में 60 ने ड्रॉप किया। तब ड्रॉप करते थे वही पेपर खराब। अच्छा, आपने भी ड्रॉप किया? हाँ, सब ने ड्रॉप किया। सो वी ड्रॉप्ड। कुछ नहीं, उस बार पता नहीं 5-6% या 2% के वो आर्ट्स में कुछ लड़के पास हुए। तो ये बालकृष्ण ने भी ड्रॉप किया, ठीक, जिसको मैं समझता था ये ज्यादा काबिल, इसने ड्रॉप किया। मतलब आप सब नकल के सहारे थे? सब उन लोगों को कल्चर एक बनाया था, यही है ना, ये ट्रेडिशन तोड़नी बड़ी जरूरी है। तो हम कुर्बानी बन गए उसके ट्रेडिशन के तोड़ने के। साल एक हमारा ज़ाया हो गया। रेडियो चल रहा था, मुझे याद, क्योंकि मैंने कहा ना मैं अक्सर वालिद साहब के साथ ही बैठा होता था। तो जब खबर आई तो खबर में कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। ठीक। अब मुझे एक बच्चे की सूरत में ये नहीं पता था, मुझे ये पता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आदमी है जो इस मुल्क को चलाता है। ये आपको पता? ये मुझे पता, लेकिन ये कौन, क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर है, क्या है, ये इसका मुझे कोई खास अंदाजा, 9 साल उम्र, तो क्या ही पता, अंदाजा नहीं था मुझे खास। तो जब मैंने भी सुना तो वालिद साहब को भी थोड़ा धक्का लग गया वो सुन के खबर। तो मैंने एकदम से पूछा वालिद साहब को, कश्मीरी में पूछा, हम घर पे कश्मीरी बोलते थे, तो मैंने कश्मीरी में पूछा, मैंने कहा अब नेहरू कौन बनेगा? वहीं कुछ नेहरू। वहीं कुछ नेहरू। तो मेरे वालिद साहब थोड़ा मुस्कुराए, तो कहा नहीं, मैं नेहरू तो एक ही था, वो तो चला गया, अब कौन बनेगा, अब कोई नहीं बनेगा। मैंने कहा तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? मुझे आज भी ये बराबर याद है, क्योंकि मैं ये समझता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आदमी है जो इस मुल्क को चला रहा है, और अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होना चाहिए, दूसरा कोई आदमी तो चला ही नहीं सकता। सर मैं तैयार नहीं होता था स्कूल जाने के लिए। फिर ये शिनाली साहब आते थे। हाँ। तो अक्सर ये मुझे अपने कांधे पे ले जाके स्कूल ले जाते। अच्छा, ये हाँ, कांधे पे आपको कांधे पे उनको दस्तार लगा होता था, और मैं इतना गुस्सा करता था कभी कभी उनके साथ कि उनका वो दस्तार भी उतार देता था, वो भी फेंक देता था। भाई स्कूल नहीं जाना मुझे। एक दफ़ा क्या हुआ कि हम नीचे टाट पे बैठते थे, तो मैं पहली टाट पे भी आप बैठे हैं? हाँ, टाट पे बैठते थे। ठीक। टाट पे बैठते, हमको तो पहली बार डेस्क मिला 5वीं जमात में। 5वीं जमात में डेस्क मिला। 4थी जमात तक तो हम टाट पे बैठते थे। और मैंने ऐलान कर दिया कि भाई मैं कत्तन अब स्कूल नहीं जाऊँगा। स्कूल आपने बंद कर दिया? अब स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मास्टर जी आने लगे, फिर शिनाली साहब। हाँ। तो फिर मुझे वो कंधे पे उठा के मेरी गालियाँ में रोता चीखता होता था उन गलियों। लेकिन स्कूल वो ले जाते थे? लेकिन वो ले जाते थे स्कूल। फिर कब स्कूल के साथ दिल लगना शुरू हुआ? जब स्कूल ले जाते थे तो वो चूँकि 4थी जमात के फार्म टीचर थे, तो वो मुझे अक्सर
अपनी क्लास में ही बिठाते थे। उन्होंने कहा अच्छा आज अब तुमको उस क्लास में नहीं बिठाएंगे, तुम मेरी क्लास मेरी क्लास में बैठ जाओ। फिर मुझे वो अपनी क्लास के चौथी जमात का मॉनिटर बना देते थे। हुआ ये कि हमसे पहले का जो एक बैच था, मैं अब नाम नहीं लूँगा, हमारे एक प्रोफेसर थे वहाँ पर, उनके एक रिश्तेदार को जम्मू से लाया गया वहाँ पर इम्तिहान लेने के लिए। तो उस साल इतनी ज़्यादा नकल वहाँ पर हुई, इतनी ज़्यादा नकल हुई। अब आप नाम नहीं लेंगे, किसी को पता चलेगी भाई नकल उसने की थी। इतनी नकल हुई कि उसकी वसादत से उस नकल की वसादत से उस एक बंदे की वसादत से 16-17 फर्स्ट डिवीजन आई। 16-17 फर्स्ट डिवीजन आई और ये सारे लोग डॉक्टर बन गए। सब डॉक्टर बन गए। ये नकल किए हुए डॉक्टरों में से आपके दोस्त कितने हैं? नहीं, अब वो नहीं हम बोलते। तो वो सब डॉक्टर बन गए। ठीक। अब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, वी वर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, बट ये नकल का माहौल सुन के हमने पढ़ना बंद कर दिया। हमने कहा यार अब क्या नकल ही करनी है तो अब क्या जरूरत है। बाल किशन मेरे क्लास फेलो थे और वो डेफिनेटली अगर मैं किसी आदमी को अपने से ज़्यादा काबिल मानता था उसको मानता। अच्छा, ये भी ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर मैं अपने से किसी काबिल मानता था तो वो उसको मानता, उसको काबिल मानता। आदाब। जम्मू कश्मीर में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनका जम्मू कश्मीर की सियासत में, जम्मू कश्मीर के समाजी हलकों में, जम्मू कश्मीर के कानूनी हलकों में ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ही नहीं है बल्कि उनकी अपनी एक पहचान और उनका अपना एक नाम है। और इन शख्सियात की खसूसियत ये है कि ये उन छोटे छोटे इलाकों से आते हैं जिन इलाकों में एक ज़माने में बिजली का फुकदान हुआ करता था, जिन इलाकों में एक ज़माने में सड़क, पानी और ये सब दिक्कतें वहाँ हुआ करती थी। लेकिन तालीम एक ऐसी चीज़ थी जो इन इलाकों के बुज़ुर्गों को लगा कि हमारे बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, और ये तालीम का ही ज़ख़ीरा है जिसका नतीजा ये है कि ये शख्सियात जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासी दुनिया में भी बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा करवाईं, समाजी जो सिलसिला था उसमें भी इनका बड़ा अहम रोल रहा, और जब कानूनी हलकों की बारी आई तो कुछ ऐसी जजमेंट्स इनके वक्त में आई जिनको आज भी जब ये नरेट करते हैं, उन पर बात करते हैं, तो इंसान को तब जाकर ये पता चलता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आएँ, किसी भी इलाके से आएँ, लेकिन आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत आपको आसमान तक पहुंचाएगी। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत है वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक लंबे वक्त तक जुड़े रहे, जम्मू कश्मीर के हुकूमत के एडवोकेट जनरल भी रहे, उसके अलावा सियासत में भी एक छोटी सी इनिंग इन्होंने खेली। मेरे साथ स्वागत हैं सीनियर एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी। गोनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। गोनी साहब, सबसे पहले तो ये कि आप बदरवाह से आते हैं, तो स्कूल का जो स्कूलिंग जो आपकी थी, मैंने सुना है आपके अब्बा थोड़े सख्त थे, वकील थे, तो कितने सख्त थे वो, और स्कूलिंग वो जो थी वो कैसे शुरू हुई और किस माहौल में शुरू हुई? मैं आपको ये बताऊं कि मैं बचपन से ही, छोटे से ही, जब से मुझे याद है, याद आज जब तक जाती है मेरी, मैं बहुत चहेता था अपने वालिद साहब का। वो कि हम 3 भाई और 1 बहन हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा करीब था उनके। मुझे याद है कि शायद 6ठी 7वीं जमात तक तो मैं सोता भी उनके पास ही था। ठीक। इस मोहब्बत की कोई ख़ास वजह? दरअसल मेरे 2 भाई जो हैं, मेरे एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, एक का नाम अशरफ गौनी है, उनका दूसरे जो हैं उनका अमजद गौनी है। ये दोनों तबीयतन बहुत शांत किस्म के आदमी हैं। ठीक। अभी भी वैसे ही हैं, बचपन से वैसे ही थे। मैं थोड़ा तेज़ था हमेशा। ठीक। और वो मेरा जो तेज़ होना था मेरे वालिद साहब को बहुत अच्छा लगता था। उनको बड़ा अच्छा लगता था कि किसी के ऊपर मैं गुस्सा करूं। छोटे में, बचपन में मुझे याद है कि पहली बार मुझे मेरे वालिद साहब ने एक तकरीर लिख के दी। मैं दूसरी जमात में पढ़ता था, सेकंड में जी। गुलाम रसूल आज़ाद साहब के जो चचा हैं, वो प्रिंसिपल होते थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदरवाह, और बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। अल्लाह उनको गरीब का रहमत करे। तो
मुझे उन्होंने कहीं वालिद साहब को कहा था कि ये तकरीर, क्योंकि वो भी घर पे आते थे वालिद साहब के पास, अच्छा। मुझे देखते थे। हाँ। कहा था कि उस दिन चिल्ड्रंस डे था, ठीक। नेहरू नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे जो, बर्थडे। तो वालिद साहब ने मुझे तकरीर लिख के दी और मुझे लिया गया कॉलेज में। और मुझे आज भी इस वक्त भी याद है कि एक टेबल पे मुझे आज़ाद साहब ने गोद में पकड़ के चढ़ाया। अच्छा, गुलाम रसूल आज़ाद साहब। गुलाम रसूल आज़ाद साहब ने, और मैं वो अपने वालिद साहब की लिखी हुई तकरीर जो मैंने रटी थी, उर्दू में थी अंग्रेजी? उर्दू में मैंने रटी हुई थी वो तकरीर। ठीक। लेकिन अब हो क्या, छोटा बहुत था, तो जब मैं तकरीर करने लगा तो मुझे हर आधे सेंटेंस के बाद और ऐसे निकलने लगा, तसलसल टूट जाता था, तो मुझे पूरा वो। लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा कॉलेज के लड़के लड़कियां वहाँ पे जमा थे, सब किए हुए, वो चिल्ड्रन डे मना रहे थे सब। तो मुझे याद है कि जब मैंने मुकम्मल की वो तकरीर तो आज़ाद साहब ने फिर मुझे गोद में उठा के मेरा माथा चूमा और नीचे लाया। आपका अंदाज़ बयां पसंद आया उनको? मैं दरअसल ऐसा था कि गुस्सा बहुत आता था मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था बचपन में? बचपन बहुत ज़्यादा। वो तबीयत आज भी आपकी वैसी ही है, कुछ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, नॉनसेंस नहीं, अच्छी चीज़ तो बर्दाश्त करता हूँ। तो क्या नाम है, ये एक वाक़या आपको मैंने सुनाया। तो फिर उसके बाद मुझे आज भी याद है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो 1964 में, मैं उस वक़्त भी मेरे ख्याल में तीसरी या चौथी जमात में पढ़ता था। तो मेरे वहाँ पे, आपको पता, भदरवा में बहुत कम वसाइल होते थे। मैंने पहले ही कहा, बहुत कम नहीं, कुछ नहीं था। लेकिन चूंकि मेरे ताया जी, मेरे बड़े चाचा जो हैं, वो गालिबन उस वक़्त मेंबर पार्लियामेंट थे। ठीक। 64 में। ठीक। अब्दुल गनी गोनी साहब। अब्दुल गनी गोनी साहब। तो वो अक्सर कुछ चीज़ें कभी कभी मेरे वालिद साहब की वो बहुत कदर करते थे, मेरे ताया जी। तो कोई चीज़ें भेजते, तो एक रेडियो उन्होंने भेजा था वालिद साहब को। ठीक। तो उस वजह से ही हमारे घर में रेडियो था, वरना मेरे वालिद साहब वकालत तो करते थे, लेकिन वहाँ पर उस वक्त वकालत का कितना एक सिलसिला। और भदरवा में ही वकालत करते। हाँ, भदरवा में। लेकिन मैंने बड़े किस्से उनके भी सुने हैं। हाँ, उनकी वकालत के भी बड़े किस्से रहे हैं। बहुत ज़्यादा, उनने तो बहुत, वो तो एक अलग ही लेवल के वकील थे, वो तो मैं क्लेम भी नहीं कर सकता हूँ। तो वो क्या नाम है, जब आपके पास रेडियो पहुंच गया? रेडियो था, तो रेडियो चल रहा था, मुझे याद, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं अक्सर वालिद साहब के साथ ही बैठा होता था। तो जब खबर आई तो खबर में कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। ठीक। अब देखिए, वो वक्त था 64, 47 वॉज इंडिपेंडेंस। तो अभी वो गुलामाना जहनियत का तसलसल बहुत ज़्यादा था, मतलब अभी वो गई नहीं थी। अभी गई, मतलब मैं 55 बॉर्न हूँ, तो इट वाज जस्ट 8 years आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस आई वाज बॉर्न। और इसी तरीके से ये 64 जो था, मान लीजिए, और 5 और 4 नाम, और ऐसे जितनी देर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। अब मुझे एक बच्चे की सूरत में ये नहीं पता था, मुझे ये पता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आदमी है जो इस मुल्क को चलाता है। ये आपको पता? ये मुझे पता, लेकिन ये कौन, क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर है, क्या है, ये इसका मुझे कोई खास अंदाजा, 9 साल उम्र, तो क्या ही पता, अंदाज़ा नहीं था मुझे खास। तो जब मैंने भी सुना तो वालिद साहब को भी थोड़ा धक्का लग गया वो सुन के खबर। तो मैंने एकदम से पूछा वालिद साहब को, कश्मीरी में पूछा, हम घर पे कश्मीरी बोलते थे, तो मैंने कश्मीरी में पूछा, मैंने कहा, अब नेहरू कौन बनेगा? वहीं कुछ नेहरू। वहीं कुछ नेहरू। तो मेरे वालिद साहब थोड़ा मुस्कुराए, तो कहा, नहीं, मैं नेहरू तो एक ही था, वो तो चला गया, अब कौन बनेगा, अब कोई नहीं बनेगा। मैंने कहा, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? मुझे आज भी ये बराबर याद है, क्योंकि मैं ये समझता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आदमी है जो इस मुल्क को चला रहा है, और अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होना चाहिए, दूसरा कोई आदमी तो चला ही नहीं सकता। तो ये सूरत हाल थी, मैंने वो दिन भी देखे हैं,
बचपन में जब मैंने आपको कहा दूसरी जमात में जब पढ़ता था, तब अभी हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, भदरवा में लाइट नहीं थी, पावर नहीं बिजली नहीं थी? नहीं थी। हम मुझे याद है चिराग के नीचे पढ़ना और लैंप के नीचे पढ़ना, मुझे याद है। बट आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, so that was also one of the reason कि मेरे वाल साहब बहुत थोड़ा ज़्यादा, बाकी दो भाई आप बाकी वो बेचारे सीधे साधे थे, तो उनको वाल साहब कभी कभार को गुस्सा भी करते, लेकिन ये जो मेरा छोटा भाई था, ये एक ही जगह पे मेरे से बाजी ले जाता था कि ये उर्दू की डिक्टेशन बहुत अच्छी लेता है। अच्छा 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 अच्छा। और मेरे वालिद साहब अक्सर हमको तीनों भाइयों को बिठा के इकट्ठे उर्दू की डिक्टेशन। तख्ती भी लिखी है आपने? बहुत ज़्यादा, स्लेट पे भी लिखा है। अच्छा, तख्ती भी लिखी वो है। तख्ती फिर उसको क्या कहते हैं, तैयार करना होता था? उसको गोटा देते थे। फिर वो भी आपने दिया है? तो कभी तख्ती पर मार पड़ी है गोनी साहब? नहीं, मेरा जो क्या नाम है, मेरी हैंडराइटिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, खुशखती। आज भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है मेरी, और ख़ासकर उर्दू की तो बहुत अच्छी थी। अच्छा, उर्दू की हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी थी, तो उस वजह से मुझे तख्ती वगैरह पे नहीं कभी, लेकिन स्कूल हमारा जो था, प्राइमरी स्कूल, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, अब सरकारी स्कूल में पढ़े हैं आप भी? हाँ, बेसिक, उसको बेसिक स्कूल बोलते थे। अच्छा, किसी के हवाले किया था घर वालों ने आपको वहाँ पर? आपको बताता हूँ, वही बता रहा हूँ आपको। तो मैं जब गया पहली जमात में डाला मुझे स्कूल में, तो चूंकि बड़ा लाडला था बाप का, तो एकदम से स्कूल में भी तंग पड़ता था, कोई कुछ बोलता था उससे भी तंग पड़ जाता था। अच्छा। तो एक मेरे वहाँ पे टीचर थे, उनका नाम था गुलाम अहमद शिनाली साहब। गुलाम अहमद शिनाली, अल्लाह गरी के रहमत करे, जन्नत बख्शे खुदा उनको। बहुत ही कमाल के इंसान थे, बहुत ही कमाल के इंसान। मुझे आज भी अगर उस्ताद की शक्ल में, जब मैं उस्ताद के लिए दुआ करता हूँ, तो पहली शक्ल मेरे जहन में उनकी आती है। ठीक। मैं दूसरी जमात में, मुझे याद है, तो ये हमारा घर जो था, ये घर था, यहाँ से गली नीचे जाती थी, ये गली गालबन कोई 50-1 मीटर थी, तो फिर स्कूल था। ठीक। तो ये 50 मीटर और मान लीजिए 100-150 मीटर टोटल स्कूल तक स्कूल बिल्कुल घर के करीब था? बिल्कुल प्राइमरी स्कूल था। तो मुझे जनाब अली बड़ा मुश्किल होता था घर वालों को मुझे स्कूल भेजना। वो क्यों? अक्सर मैं तैयार नहीं होता था स्कूल जाने के लिए। फिर ये शिनाली साहब आते थे। हाँ। तो अक्सर ये मुझे अपने कांधे पे ले जाके स्कूल ले जाते। अच्छा, ये हाँ, कांधे पे आपको? कांधे पे उनको दस्तार लगा होता था, और अच्छा। मैं इतना गुस्सा करता था कभी कभी उनके साथ कि उनका वो दस्तार भी उतार देता था, वो भी फेंक देता था। बस स्कूल नहीं जाना मुझे, स्कूल नहीं जाना मुझे। फिर वो फार्म टीचर थे चौथी जमात के। ठीक। और मैं दूसरी जमात में जब था, हाँ। तो वहाँ पे हमारे एक टीचर थे, वो कश्मीरी पंडित टीचर थे, भदरवा के ही थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हम नीचे टाट पे बैठते थे, तो मैं पहली टाट पे भी आप बैठे हैं? हाँ, टाट पे बैठते थे। ठीक। टाट पे बैठते, हमको तो पहली बार डेस्क मिला 5वीं जमात में। 5वीं जमात में डेस्क देखा मिला। चौथी जमात तक तो हम टाट पे बैठते थे। तो वो जब मुझे क्या नाम है, मैं सामने बैठा था, तो ये जो कश्मीरी पंडित टीचर थे हमारे, मुझे उनका नाम भूल गया, तो ये कुर्सी पे बैठे थे, तो इन्होंने अपने जूते को यूं उठाया। जब मैंने ये ऐसे उठाया जूते को, तो ये मेरे यहाँ पे लग गया। अच्छा, आपकी जुबान पे लग गया? मुंह पे यहाँ पे मुझे होंठ थोड़ा सा कट गया और खून निकल आया। तो मैं तो वैसे ही आफत का गोला था, तो मैं पढ़ाए मास्टर जी को और गालियाँ शालियाँ ये तो, और मैंने ऐलान कर दिया कि भाई मैं कत्तन अब स्कूल नहीं जाऊँगा। स्कूल आपने बंद कर दिया? अब स्कूल नहीं जाऊँगा। स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मास्टर जी आने लगे, फिर शिनाली साहब। हाँ। तो फिर मुझे वो कंधे पे उठा के मेरी गालियाँ, मैं रोता चीखता होता था उन गलियों। लेकिन स्कूल वो ले जाते थे? लेकिन वो ले जाते थे स्कूल। फिर कब स्कूल के साथ दिल लगना शुरू हुआ? जब स्कूल ले जाते थे, तो वो चूँकि चौथी जमात के फार्म टीचर थे, तो वो मुझे अक्सर अपनी क्लास में ही बिठाते थे। उन्होंने कहा अच्छा आज अब तुमको उस क्लास में नहीं बिठाएंगे, तुम मेरी क्लास में बैठ जाओ। फिर मुझे वो अपनी क्लास के चौथी जमात का मॉनिटर बना देते थे। अच्छा, ये जो शफकत और ये मोहब्बत आपके साथ थी, क्या आपके अब्बू की वजह से थी कि आपके अब्बा जान का एक नाम और एक पहचान पूरे भदरवा इलाके में थी?
मेरे ख्याल में देखिए, मैं बताऊं आपको, या उस्ताद ही ऐसे थे वो? ये एक तो उस्ताद वैसे थे, अच्छा। तो खैर वालिद साहब का भी असर तो था ही था, कोई शक की बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, मैं अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र ये अदा करता हूं, बाकी तो तमाम नेमतों का जो उन्होंने अल्लाह ने अता किया, हर चीज़ का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि तूने मुझे इतना प्यारा बनाया कि लोगों ने इतनी मोहब्बत दी। क्या बात है। मैं ईमानदारी आपको बोलता हूँ, देखिए जब मैं जम्मू में आया, आप यकीन नहीं करोगे कि जम्मू में मुझे कितनी मोहब्बत मिली है। अब यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं था कि भाई, हाँ, मैंने जब वकालत शुरू की तो मैं गालबन अकेला ही या एक आध और, मैं आऊँगा वकालत पर, लेकिन गोविंद साहब फिलहाल आपका जो स्कूल का दौर है, अब ये आपने स्कूल में ये जो आपका ना जाने वाला सिलसिला था, ये कब खत्म हुआ? बस ये जब आपका दिल लग गया कि अब तो पढ़ना है। नहीं, अब मैं 5th तक पहुंचा, हाँ। तो 5th में, लेकिन आई यूज्ड टू बी फर्स्ट इन क्लास। अच्छा, फर्स्ट आता था क्लास में, ये मतलब नहीं मेहनत पूरी करते थे। सेकंड नहीं आता, फर्स्ट आता था, मेहनत पूरी आई वाज करते वेरी शार्प। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें तो- आप उस्ताद थे? आई वाज वेरी गुड इन मैथ, अच्छा, वेरी गुड इन मैथ। आई वाज वेरी गुड इन मैथ टिल 10th, बिकॉज अच्छा। 10th के बाद मुझे अजी शिनाली साहब का कितना रोल है आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में और आपको बनाने में? मेरे ख्याल में मेरा गुस्सा शायद मुझे कहीं मार देता, लेकिन उस गुस्से को थोड़ा बहुत चिजल करने में उनका बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। अच्छा, कोई याद है आपको कोई ऐसा वाकया जहां आपको लगा कि यार ये ज़रा ज्यादती होगी, लेकिन वहां भी शिनाली साहब ने एक उस्ताद के तौर पर आपको थामा, आपको? बिल्कुल, मैं जाती तो हम उनके साथ तो हमेशा जाती करता था, अच्छा, उनके साथ हमेशा जाती करता था। वो उधर से जितनी मैं जाती करता था उतना ज़्यादा प्यार वो देते थे। आज हैं ऐसे उस्ताद? मैं कह नहीं सकता हूँ, उस वक्त भी देखिए उस्ताद आज भी अच्छे हो सकते हैं, मैं नहीं हाँ। कह सकता हूँ कि नहीं होंगे अच्छे उस्ताद से। लेकिन इतना कंसिस्टेंट एक बच्चे के साथ रहना, एक बच्चे के गुस्से और उसकी उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना उसके ऊपर, समथिंग रिमार्केबल। बिल्कुल वेरी रिमार्केबल। दैट्स व्हाई आई से ना कि मैं जब भी दुआ करता हूँ अपने उस्ताद के लिए, पहली शक्ल मेरे जहन में वही आती है। हाँ, मैट्रिक कब किया फिर आपने, कौन सा? तो फिर अब यहाँ मज़ेदार आपको चीज़ बताओ, फिर हम जब 6th में हमको हाई स्कूल जाना होता था। अच्छा, हाई स्कूल दूर था? हाई स्कूल काफ़ी दूर था, मेरे घर से लगभग कोई 2-2.5 किलोमीटर। पैदल खुद जाते थे या? अरे जनाब कैसे जाते थे हम, क्योंकि अगर हम बड़े रास्ते से जाते तो तब बहुत लंबा होता था, तो हम फिर खेतों में से गुजर के जाते थे। इतने छोटी छोटी पगडंडियाँ होती थी, उसमें कभी पाँव गिर जाता था इधर, तो इधर से कपड़े भर जाते थे, कभी कीचड़ में गिर जाते थे, और स्कूल तक पहुंच जाते थे किसी तरीके से। तो स्कूल में जब मैं और मैं असलम गोनी साहब से बात कर रहा हूँ। कौन असलम गोनी? जिनके घर में MP भी रहे हैं, जिनके घर में MLA भी रहे हैं। हाँ, ये मैं कहने वाला हूँ आपको। और आप जो है पैदल और इस तरीके से। और ये कह रहा हूँ आपको कि जिस वक्त मैं हाई स्कूल में था, जब मैं 6th में था गालबन, 67, हाँ, 67 में मेरे ताया जी पहली बार मिनिस्टर बने, और आप पैदल जो है प्राइमरी स्कूल ढूंढ रहे हैं। अरे ना, पैदल क्या बोलते हो आप, वो भी कैसा पैदल, ये पैदल नहीं जो आज पैदल है। बहुत कमियां होती थी। आज जब कोई कहता है कि हिंदुस्तान ने हमको क्या दिया या इस मुल्क ने हमको क्या दिया, वो अगर देखें कि किन, मैं कहता हूँ आपको साल गुजरना तो अलग बात रही, महीने नहीं गुजरते थे, हफ्ते नहीं गुजरते थे, दिन नहीं गुजरते थे। अच्छा, इतना प्रेशर होता था। यू हैड नो रिक्रिएशन अराउंड, यू हैड नथिंग अराउंड टू कीप योरसेल्फ एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग। यही होता था। ये दिन आया, उठे नींद से। अच्छा, अब आप प्राइमरी स्कूल गए, तो प्राइमरी स्कूल के बाद हाई स्कूल गए आप। ठीक। तो हाई स्कूल में फिर मुझे बड़े अच्छे उस्ताद मिले। एक शरीफ साहब होते थे, वो मैथमेटिक्स के टीचर होते थे, बहुत प्यार करते थे वो भी मुझे। अता मोहम्मद साहब होते थे, वो इंग्लिश के टीचर होते थे, वो भी बहुत प्यार करते थे। तो इसी तरीके से हमारे एक टीचर थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब पर्शियन में बहुत उनको इंटरेस्ट। हाँ, मतलब डोडा में मैंने देखा अक्सर और बेशतर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो पर्शियन के बड़े। पर्शियन में मेरे वालिद साहब ने तो पोइट्री भी काफ़ी पर्शियन में की है। अच्छा। तो पर्शियन
हमारे स्कूल में जब मैं 6th में गया तो पर्शियन थी, और हमारे बहुत ही एक बुज़ुर्ग और बहुत उम्दा टीचर थे मास्टर अब्दुल गफ़ार साहब। मास्टर अब्दुल गफ़ार साहब पर्शियन के टीचर थे। ठीक। अब मेरी बदकिस्मती ये हुई, और मैं आज तक रिपेंट करता हूँ उसको, आई वांटेड टू लर्न पर्शियन। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये हुई कि जब मैं 6th में आया, कुछ मेरे ख्याल में 2 महीने में स्कूल में पर्शियन की क्लासें उनसे अटेंड पढ़ी हमने, उसके बाद वो रिटायर हो गए। अच्छा। तो वो जब रिटायर हुए तो फिर कभी वहाँ पर्शियन का टीचर नहीं आया। अच्छा, तो आपने भी नहीं पढ़ी? तो हमने भी नहीं पढ़ी, पढ़ी नहीं गई। अच्छा। इसी तरीके से मैं मतलब बड़ा आई फील वेरी हैंडीकैप्ड। अब आई डोंट नो व्हाई, मेरी मदर भी हिंदी पढ़ती थी। अच्छा। उनको आती थी हिंदी पढ़ना, और मुझे इतनी दिक्कत होती है आज भी, अगर मुझे कोई बोले कि हिंदी का ऊ आ आप पढ़ो, मैं नहीं पढ़ सकता। स्पष्ट हिंदी आज भी नहीं बोल सकते? नहीं, मैं स्पष्ट नहीं, ऊ आर ही बोल सकता हूँ। अच्छा। वो भी नहीं पहचान सकता हूँ क्या है। कुछ ऐसा था कि मालूम नहीं, मतलब उर्दू और अंग्रेजी? उर्दू और अंग्रेजी, इस पर आपकी महारत, कमांड इन दोनों? उर्दू और अंग्रेजी। अच्छा गौरी साहब, 10th मैट्रिक कहाँ से की? और उस वक्त तो होता था मैट्रिकुलेशन से बॉदरेशन? नहीं, मैट्रिकुलेशन नहीं था हमारे वक्त में, कोर और इलेक्टिव आ गया था। कोर और इलेक्टिव? कोर और इलेक्टिव। 10th को कोर बोलते थे, हाँ, 11th को इलेक्टिव बोलते इलेक्टिव बोलते थे। हाँ। ठीक। तो 10th इलेक्टिव मैंने वहीं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बद्रवास से किया। अच्छी परसेंटेज ली? हाँ, अच्छी गुड परसेंटेज। और उसके बाद आपने इलेक्टिव किया, 11th किया? इलेक्टिव किया। अब इसे आपको मज़ेदार बताऊंगा बात में कि जब हम कॉलेज में आए, फर्स्ट ईयर 10th के बाद कॉलेज आ जाते थे? नहीं, 11th के बाद? 11th के बाद अब कॉलेज? 11th के बाद कॉलेज आए। आप कॉलेज आ गए? वो फर्स्ट ईयर टीडीसी बोलते थे। ठीक। तो उसी के वो फर्स्ट ईयर टीडीसी में ही नंबर शंबर आए तो मेडिकल शेडिकल के लिए जाते थे लोग, डॉक्टर शाक्टर बनने। आप नहीं गए? आपको बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार वाक़ा है ये। तो जनाब अली, हुआ ये कि हमसे पहले का जो एक बैच था, मैं अब नाम नहीं लूँगा, हमारे एक प्रोफेसर थे वहाँ पर, उनके एक रिश्तेदार को जम्मू से लाया गया वहाँ पर इम्तिहान लेने के लिए। तो उस साल इतनी ज़्यादा नकल वहाँ पर हुई, इतनी ज़्यादा नकल हुई। अब आप नाम नहीं लेंगे, किसी को पता चलेगी भाई नकल उसने की थी। इतनी नकल हुई कि उसकी वसादत से, उस नकल की वसादत से, उस एक बंदे की वसादत से 16-17 फर्स्ट डिवीजन आई। 16-17 फर्स्ट डिवीजन आई, और ये सारे लोग डॉक्टर बन गए। सब डॉक्टर बन गए। ये नकल किए हुए डॉक्टरों में से आपके दोस्त कितने हैं? नहीं, अब वो नहीं हम बोलते। तो वो सब डॉक्टर बन गए। ठीक। अब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, वी वर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, बट ये नकल का माहौल सुन के हमने पढ़ना बंद कर दिया। हमने कहा यार अब क्या नकल ही करनी है, तो अब क्या जरूरत है? तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त होते थे स्कूल से, बालकिशन शर्मा। बालकिशन शर्मा, he retired as he retired as Major General of Army. ठीक। And is a very good strategist, known strategist at this time also of the country. बालकिशन मेरे क्लास फेलो थे, और वो डेफिनेटली अगर मैं किसी आदमी को अपने से ज़्यादा काबिल मानता था, उसको मानता। अच्छा, ये भी ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर मैं अपने से किसी काबिल मानता था तो वो उसको मानता, उसको काबिल मानता कि ये बहुत तेज था। वो है अभी भी, you can hear his discourses. I don't know whether you know him or I know, not. I've seen him, his videos on YouTube. Yes. He's a very capable person. So we are still in touch, regular touch. तो हुआ ये कि जब फर्स्ट ईयर में, अब हम नकल के बलबूते पे हैं। आप मुझे याद है, आप तो पढ़ना ही नहीं है। हम उस वक्त पे फर्स्ट ईयर टीडीसी में वी वर टोटल 169 स्टूडेंट्स। ठीक। जिसमें से 69 जो थे वो मेडिकल पढ़ते, मेडिकल में थे। तो हम लोग मेडिकल, ठीक, बुस्तान मेडिकल थे, आर्ट्स थे। तो जब जनाब इम्तिहान आ गया तो यहाँ से एक सरदार जी आ गए। अच्छा जनाब, ये मतलब एंटी क्लाइमैक्स हो गया। एंटी क्लाइमैक्स हो गया। सरदार जी आए यहाँ से, वो कोई बड़े स्ट्रिक्ट आदमी था, क्योंकि ये बात चली थी कि भाई पिछले साल यहाँ नकल बहुत हुई है। इस सरदार जी ने किसी को कुछ नहीं करने दिया, कुछ नहीं करने कोई नकल नहीं। अब हमने पढ़ा भी नहीं। हम तो इस बात पे हैं कि भाई नकल करनी है। नकल कर दी है। मैंने जिंदगी में सिर्फ नकल सोची है तब एक बार, हाँ, लेकिन करने का मौका नहीं मिला। तब भी ऊपर वाले ने मौका दिया ही नहीं करने का, बंदा ही ऐसा आ गया।
अब जनाब हुआ ये कि जो हम 69 स्टूडेंट्स थे उनमें से लगभग मेरे ख्याल में 60 ने ड्रॉप किया। तब ड्रॉप करते थे भाई, पेपर खराब। अच्छा, आपने भी ड्रॉप किया? हाँ, सब ने ड्रॉप किया। सो वी ड्रॉप्ड। कुछ नहीं, उस बार पता नहीं 5-6% या 2% के वो 8 आर्ट्स में कुछ लड़के पास हुए। तो ये बालकृष्ण ने भी ड्रॉप किया। ठीक। जिसको मैं समझता था ये ज्यादा काबिल, इसने ड्रॉप किया। मतलब आप सब नकल के सहारे थे? सब उन लोगों को कल्चर एक बनाया था, यही है ना, ये ट्रेडिशन तोड़नी बड़ी जरूरी है। तो हम कुर्बानी बन गए उसके ट्रेडिशन के तोड़ने के। साल एक हमारा जाया हो गया। फिर उसके बाद अब्बा जी ने कुछ नहीं कहा आपको? नहीं, असल में देखिए ना, मुझे हमारे वहाँ पर जब हम फर्स्ट ईयर TDC में पढ़ते थे तो 2 लोगों के पास हम ट्यूशन के लिए जाते थे। एक प्रोफेसर कमेश्वर नाथ होते थे। कमेश्वर नाथ जी बड़े कमाल के टीचर थे। बहुत मुश्किल इस वक्त में वैसा प्रोफेसर होना है। वो बॉटनी के प्रोफेसर थे। ठीक। लेकिन वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकते थे। इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकते थे? केमिस्ट्री फिजिक्स तो पढ़ाते थे, लेकिन वो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री भी पढ़ा सकते थे। मतलब बॉटनी पढ़ी हुई इतना काबिल इंसान, इतना काबिल, अभी हयात है वो। हाँ। तो दूसरा आदमी जो मुझे टीचर अपनी जहन में आता वो है, लेकिन उसका प्रॉब्लम था, वो कम्युनिस्ट था। अच्छा, वो कम्युनिस्ट विचारधारा अतीश था। हाँ। अब तो बाद में बेचारा बीजेपी में चला गया, क्योंकि इसने सबको ही एक ही लपेटे में ले लिया। तो ये कम्युनिस्ट था। अब इसके भी जो 2 फेवरेट स्टूडेंट थे वो मैं और बालकृष्ण थे। 2 ही, एक आप और एक बालकृष्ण। और भी मेरे साले हैं, नासिर, वो रिटायर। नासिर गोनी साहब? नहीं, गोनी साहब नहीं, मेरे साले नासिर परे साहब, रिटायर हुए एडिशनल डीसी। तो वो भी मेरा क्लास फेलो था। ठीक। तो उसके अलावा 1-2 कोई और भी थे जो बहुत क्लोज थे। तो इन लोगों को क्या नाम है, तो ज़्यादा नहीं कोई लिफ्ट थी, लेकिन लिफ्ट मुझे गालबन शायद इसलिए भी थी कि क्योंकि मेरे वाल साहब की ये सब लोग बहुत इज्जत करते थे। प्रोफेसर अब्दुल रहीम मुगल साहब थे, वो केमिस्ट्री की ट्यूशन लेने हम जाते थे। लेकिन मैं, आप यकीन मानो, आप मुझे कभी भी किसी ने ट्यूशन फीस चार्ज नहीं की। किसी ने नहीं? कभी नहीं। वो आपके डैडी के डर से? नहीं, डैडी के डर से नहीं। दरअसल एक्चुअली मेरे वाल साहब जब भद्रवाह में आए लॉ वगैरह करके, तो अभी भी आपको बताऊं, मतलब जब वो जम्मू आए तो मेरे जितने दोस्त होते थे वो सब उनके दोस्त होते थे। ही वुड ऑलवेज लव टू बी विद यंगस्टर्स। ओह, वो उनका एक था, मैंने सुना उनका मिजाज इस तरह का था। यंगस्टर, इसलिए कह रहे हैं ना, एक जगह कहते हैं अपनी पोइट्री में, वो कहते हैं, कह रही है मादरे कश्मीर, कह रही है मादरे कश्मीर, गम दौरां बयां नहीं होता, गम दौरां बयां नहीं होता, या लड़कपन है या बुढ़ापा है, या लड़कपन है या बुढ़ापा है, कोई बेटा जवान नहीं, कोई बेटा जवान नहीं होता। क्या बात है। या लड़कपन है या बुढ़ापा है, कोई बेटा जवान नहीं होता। क्या बात है। तो उनको बहुत मज़ा आता था। मेरे यहाँ पे भी जम्मू में जितने दोस्त होते थे, मोस्टली जब मुझे मिलने आते थे तो वाल साहब के पास जाते, वाल साहब उनके साथ बैठते। वकालत भी उनकी उस तरह की थी ना, कि एक नाम अपना और एक उनका अपना हाँ, था। जिस वक्त यहाँ पर आए वो तो यहाँ पर तो इट टुक हिम जस्ट 6 months टू गेट ऑन टॉप। अच्छा। हाँ, 6 months। अच्छा, अभी गुन साहब आप मुझे बता रहे थे ये क्या बना फिर उसके बाद, जब आप वहाँ पर आप ट्यूशन पढ़ने जाते थे? हाँ, नहीं, वो अब तो आपसे ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करते थे? वो नहीं करते थे। मोहब्बत थी आपसे? मोहब्बत बहुत ज्यादा। आज भी अगर आप यकीन करेंगे कि आज के दिन में भी, अब्दुल रहीम मुगल साहब तो गुजर गए हैं, आज के दिन में भी अगर मुझे कोई आदमी हर त्योहार पे, ईद हो, पहला रोज़ा हो, कोई भी त्यौहार हो, ईद मिलाद हो, अगर कोई इंसान मुझे सबसे पहले फ़ोन करता हो, प्रोफेसर कमिश्नर। अभी तक आपके टीचर को आप याद है? अभी तक मुझे पहला फ़ोन उनका आता है। अच्छा। और मैं भी कभी मिस नहीं करता हूँ। वो अब थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। पिछली बार मैं भद्रवाह गया था, वहाँ पता चला नहीं जम्मू में है। यहाँ किसी को पूछा था मैंने कि कहाँ मैं जाके देखूँ उनको। तो मैं भी उनको हमेशा, दिवाली हो, जो भी, इसका मतलब ये उनकी मोहब्बत है जिसने आपको TDC और वो
उस पढ़ाई के दौर में ज़बरदस्त आपकी मदद की? बस हम अथीस्ट हो गए ना फिर आप एथिस्ट हो हम गए? अथीस्ट हो गए, वो तोहफा उनने दिया हमको। अच्छा, तो इम्तिहान पास हुआ सरदार साहब के बाद? हाँ हाँ ऑब्वियसली तो होना ही था। अब ये मज़ेदार बात आपको बता रहा हूँ, जब पास हुए तो मुझे सेकंड डिवीज़न आई। सेकंड डिवीजन? ओहो, हाँ। पहली बार सेकंड डिवीजन? सेकंड डिवीज़न आई क्योंकि मैंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया, सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया था? तो वो बाई एनुअल जिसको बोलते हैं। बाई एनुअल, बिल्कुल। तो वहाँ मुझे सेकंड डिवीज़न आई। और इसने क्या नाम है, बालकिशन ने एनुअल दिया तो इसको फर्स्ट डिवीज़न आई। फर्स्ट डिवीजन, उस जमाने फर्स्ट डिवीजन बहुत बड़ी फर्स्ट बात थी। डिवीज़न आई, इसको कुछ 360 नंबर पे शायद फर्स्ट डिवीज़न होती थी, तो वो 370 नंबर आए इसको। ठीक। मेरे अंकल उन दिनों हेल्थ मिनिस्टर थे, अब्दुल गनी गोनी साहब। अब्दुल गनी गोनी साहब। तो उन्होंने, वो आते थे बदरवाह, तो बदरवाह आए तो उन्होंने वालिद साहब को कहा, उन दिनों नॉमिनेशन होती थी एमबीबीएस एमबीबीएस में बिल्कुल होती और मिनिस्टर को होता था नॉमिनेशन। बिल्कुल। वो नॉमिनेशन का फॉर्म लेके आए। हाँ जी, गोनी साहब भरिए। हाँ भरिए ये नॉमिनेशन। तो क्योंकि वो एक ही रात ठहरे तो चले गए, तो मैंने वो फॉर्म, तो मैंने ताकच ऊपर एक वो फट्टी होती थी, वो उसके ऊपर रख दिया, उसके ऊपर। ताकचिस पर थो। मैं तो ताकच पर, ठीक वहाँ पे मैंने रख दिया उसको। ठीक। तो अब कोई फ़ोन शोन ये बातें तो होती नहीं थी, तो कोई कभी कोई वहाँ से आता तो एक दो बार कोई एक दो आदमियों ने कहा, उस वालिद साहब को भी कहा कि भाई गोल साहब ने कहा वो फार्म क्यों नहीं भेज रहा है वो। मुझे वालिद साहब ने कहा भाई फार्म भरना था, भेजना था। मैंने कहा मैं नहीं भरूँगा। कहा क्यों नहीं भरोगे? मैंने कहा अब्बा मेरी सेकंड डिवीज़न है, वो भी लोवेस्ट सेकंड डिवीज़न, और बालकिशन की फर्स्ट डिवीज़न है। उसको तो बेचारे को डॉक्टरी को ले नहीं जा रहा, और मुझे ले रहे हैं। और मुझे ले रहे हैं। तो ज़िंदगी में जब कभी मुझे बालकिशन सामने मिलेगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? ये आपकी सोच तब थी? उस वक़्त यकीन मानिए आप, यानी यू रिफ्यूज? आई रिफ्यूज, आई डिडंट फिल द फॉर्म, just because your friend was first division holder and you were and he didn't get a seat. he didn't get a seat? He didn't get a seat. फिर हमने ग्रेजुएशन इकट्ठे की। अच्छा, दोस्ती बरकरार रही? नहीं, दोस्ती हमारी तो अभी भी लाइक आई फील वेरी। तो ग्रेजुएशन करने के बाद वकालत करने का कहाँ से आपको आया? इज इट बिकॉज ऑफ योर फादर that you decided Yes, to because become? see, reason was also this. एक तो ये था बालकिन, दूसरा रीज़न ये था कि मेरे वालिद साहब बहुत स्टूडियस इंसान थे। वो हमारे बदरवाह में घर में एक कमरा होता था जो बिल्कुल मेन दरवाजे के साथ में, जैसे ये दरवाज़ा, इसके साथ में एक कमरा होता था छोटा सा, मेरे ख्याल में 12 बाई 14 का कमरा था। उसी में उनकी सारी लाइब्रेरी होती थी, उसी में उनका बेड होता था, वहीं पे उनकी वो रिलैक्सिंग चेयर होती थी। ठीक। और वहीं पे वो पढ़ रहे होते थे, वहीं पे वो सोते थे। अच्छा। और बीमार थे शुरू से, क्योंकि जब मैं 6th में था तो तब उनको डायबिटीज़ हो गया। अच्छा। और तब कुछ खास इलाज नहीं था, इलाज कुछ भी नहीं था। So you तब had to भी- battle it on your तब own. भी ये था कि अंकल यहाँ पर थे, तो उन्होंने कि यहाँ डॉक्टर राईनाथ भट्ट होते थे उस वक़्त, ही वॉज ए फिजिशियन। लेकिन वही सब कुछ, उस वक़्त ये नहीं था कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है जैसे आज है या ये नहीं था उस वक्त फिजिशियन सब, और खासकर हमारे इलाके में तो एक फिजिशियन, एक सर्जन नहीं, जम्मू में भी डॉक्टर विलियम सर्जन और राजनाथ भट्ट फिजिशियन, और कोई भी नहीं। और बाकी कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने जब किया उनको ट्रीटमेंट वगैरह, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ उनको, तो काफ़ी ज़्यादा फिर वो अपने से ही वॉक से ये वो करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो हम कॉन्शियस थे काफ़ी बचपन से ही कि हमारे वालिद बीमार हैं और उतने खास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है वकालत बदरवाह में। ये जबकि आप एक मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं, दैट यूज्ड टू बी टाइम कि इस मिनिस्ट्री, आज किसी का मिनिस्टर रिश्तेदार हो तो वो तो बादशाह है। रिश्तेदार क्या, और मेरे ख्याल में मेरे ताया जी को मैं सबसे ज़्यादा प्यारा था, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारा था। मतलब नहीं थी मेरे वो लिए कुछ भी, शान-शाहियत मतलब नहीं थी। उस वक़्त भी मेरे ताया जी यहाँ से जम्मू से अगर बदरवाह आते थे, मुझे याद है 5वीं जमात में था मैं, तो यहाँ से मेरे लिए एक क्रिकेट का सेट लेके आए। क्रिकेट का सेट लेकर आते? सेट लेके आए, विकेट्स भी, ये
पैड्स भी, बैट भी, बॉल भी, सब कुछ। इसीलिए मैं कभी क्रिकेट खेल नहीं पाया। अच्छा, कभी नहीं खेल पाए। तो आते थे, अब मैं थोड़ा था तो वो डोमिनेटिंग था। हाँ तो जब मेरे पास सेट आ गया हाँ तो मैंने जनाब जितने मेरे मोहल्ले के बच्चे थे, जो दोस्त वगैरह थे मेरे हम उम्र जो थे, हाँ। तो उनको खिलाना हाँ। और खुद अंपायर बन जाना। खुद अंपायर बन जा रहा, खुद अंपायर बन जाना, खेलना नहीं लेकिन। अंपायर बन जाना। और ये करना कि भाई जो आउट हुआ है, हाँ। मैंने एज अंपायर कह दिया ये आउट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं हुआ, हाँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो और नहीं भाई, अंपायर ने कहा नहीं आउट हुआ तो नहीं आउट हुआ। तो उस शौक में, वो जजमेंटल शौक में मैं कभी क्रिकेट खेल ही नहीं पाया, क्योंकि कभी खेला ही नहीं कभी। तो जबकि भद्रवाह हैज प्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ गुड क्रिकेटर्स। अगर आईपीएल उस जमाने में होता, मुझे लगता है भद्रवाह के कम से कम 6-7 लड़के तो आईपीएल खेल रहे होते। नहीं, वो भी एक लंबी कहानी वो आपको बताऊंगा कभी, क्योंकि जब मैं फिर क्रिकेट में आया तो मैंने तो पहली बार जो भद्रवाह से लड़के शफकत रांझी के लिए मैंने पहले, शफकत था, सुहेल था, ये पहले लड़के मैंने भेजे वहाँ था। बिल्कुल, उस वक्त बॉबी आपका बहुत बड़ा प्लेयर था, आज पुलिस में है। काफ़ी लड़के मैंने पिकअप किए अंडर 22 के लिए वहाँ। ये नहीं कि भाई आउट ऑफ वे, दे डिजर्व्ड इट, बट दे वर नॉट गिवन चांस एवर। क्योंकि आपको शफकत का मैं बात बताऊंगा, शफकत का बाप बहुत बड़ा क्रिकेटर था। अच्छा, हिज फादर वाज आल्सो अ क्रिकेटर। महमूद खाकान साहब थे, अल्लाह जन्नत करे उनको, वो बहुत बड़ा क्रिकेटर था। और भद्रवाह कॉलेज में ही वाज द बेस्ट क्रिकेटर। तो वो यहाँ से आया रांझी के लिए, बेचारा रांझी खेलने के यहाँ पे जो आया तो यहाँ पे उसको he was given by somebody some money and sent back। अच्छा, उसको he was given money और वापस खेलने नहीं दिया उसको। अच्छा, तो इस तरह का वक्त रहा है। हाँ, ये चीज़ें मुझे पता थी, आई न्यू दिस थिंग। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये छोटी छोटी बातें मेरे जहन से कभी जाती नहीं है, छोटी हो या बड़ी हो, रहती हैं। स्टोर रहती हैं। गोनी साहब, अब बात करते हैं आपके वकालत की तरफ। नहीं, अभी वहाँ पे आपको बताऊँ ना मैं, ये मज़ेदार चीज़ आपको बताऊँगा ना मैं। तो जब हम ये ख्याल हुआ कि वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे ब्रदर पढ़ते थे 9th में, मैं 6th में था, और ये छोटा जो था ये 5th में था, 4th में था। तो मेरे दादा एक मरहूम मोहम्मद इस्माइल गोनी साहब, वो फारसी थे। ये आप देखिए हमारा ख़ानदान क्या है और दिक्कतें और मुश्किलात क्या है। वो फारसी थे, वो आए एक दिन भद्रवाह में, वही हमारे लिए ना सर्दियों के लिए कोट शोट ले आते थे जम्मू से। तो अच्छे कपड़े, मुझे आज भी वो कपड़े याद हैं, अच्छा कपड़ा लाते थे, वो कोट वगैरह हम बनाते थे, एक कोट साल में बन जाता था। तो वो आए, तो जब उनने वालिद साहब को देखा, उनको वो बहुत एक प्रोग्रेसिव किस्म के इंसान थे मेरे दादाजी। उन्होंने मजदूरी की थी, मजदूरी करके बच्चों को पाला था। मेरे सगे दादा के छोटे भाई थे, ठीक, लेकिन रहते मेरे दादा के साथ ही, हम कभी सेपरेट हुए नहीं। तो वो जो थे उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और मेहनत करते अल्टीमेटली ही बिकेम अ फर्स्ट लेसी। ठीक, एंड एट दैट टाइम इन 65 वन ये केसी कोई फर्स्ट लेसी नहीं था, तब वही थे। उस वक़्त उसकी 5 फर्स्ट लेसीज थी जम्मू प्रोविंस में, 5 फर्स्ट लेसीज। अच्छा, बट एक ही उनकी बदकिस्मती ये थी कि ही वॉज कम्प्लीटली इलिटरेट। ओके, he is totally illiterate, ठीक, so he had to depend on documents and other things। मेरे अब्बा को उन्होंने बहुत कहा क्या करता वकालत में, छोड़ गुलाम भी, आ जाना यार, तू ये संभाल, ये धंधा यार, बिजनेस संभाल यार। मेरे वालिद साहब ने कभी माना नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं पड़ता इस धंधे के अंदर। तो वो आए और उन्होंने कहा ये आपको बहुत, मैं बात बताता हूँ, उन्होंने कहा कि भाई हमको तीनों भाइयों को बिठाएगा, तुम्हारे भाई, तुम्हारे वालिद बीमार हैं बहुत, तो इनकी तुमको कुछ मदद करनी चाहिए। तो हमने कहा क्या मदद? कहने लगे मैं तुमको एक यहाँ आरा खोल के देता हूँ, सामिल खोल के देता हूँ। तो हमारे घर के सामने ही सड़क पर क्रॉस करके हमारी एक ज़मीन थी, तो उस ज़मीन पर उन्होंने हमको आरा लगा के दिया कि बस ठीक है, आपकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाएगा, कुछ चलेगा, कुछ मदद हो जाएगी, बाप को मदद हो जाएगी। आप यकीन मानिए
मेरे बड़े भाई भी बहुत अच्छे मिस्त्री हैं आरे के। मैं भी बहुत अच्छा मिस्त्री हूँ आरे का। मिस्त्री आरे के? हाँ हाँ, लॉग्स मैंने खुद चीरे हैं आरे पे। गौरी साहब, मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि आप एक ऐसे खानवादे से आते हैं जिस खानवादे में सियासत रही है, जिस खानवादे में एमपी रहे हैं, जिस खानवादे में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज रही हैं, जिस खानवादे में मंत्री रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि आप आरे के अच्छे मिस्त्री हैं। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छा मिस्त्री, आप भी बता रहा हूँ, आपको बताऊँगा। जब मैं यहाँ वकालत करने आया, जब कई मेरे महीने भर वकालत नहीं चलती थी, मैं सोचता था क्या करूँ यार। फिर मैं सोचता था नहीं मैं पर क्या उस जमाने में मिनिस्टरों के बच्चों को भी, उनके रिश्तेदारों को भी ये सब काम करने की जरूरत पड़ती थी? अरे जनाब वाली, आज तो दूर पार के रिश्तेदार भी क्या कहते हैं, मजे कर रहे हैं। आपको बताऊं मैं, आप अंदाज़ा लगाओगे, ये नहीं कि मैं ही मिस्त्री, जो मेरा छोटा भाई वो भी अच्छा मिस्त्री है। क्योंकि हम तीनों भाइयों ने, क्योंकि मेरे ब्रदर ने जब ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन तक वो चलाता रहा खुद मिस्त्री कोई नहीं रखा। अच्छा। खुद चलाता रहा। जब ग्रेजुएशन करके वो लॉ करने के लिए जम्मू आए, उन्हें यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया लॉ, तो अब मैं जिसको वो ग्रेजुएशन के लिए निकले, मैं 12th में था। आप 12th में थे? हाँ। अच्छा। 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया तब तक आरा मैंने खुद चलाया। वो चलाते कब थे? वक्त कौन सा वक्त मिलता था? सुबह शाम। सुबह शाम? सुबह शाम। मुझे आज भी याद है, यही गुलाम रसूल आज़ाद साहब जब रिटायर हुए, हाँ। तो रिटायर होके आए भद्रवा अपना घर बनाने के लिए। तो इनकी उनका कोई पूंजी शूंजी थी नहीं। कोई पूंजी नहीं थी? कुछ नहीं, नेक, बहुत ईमानदार इंसान, कुछ नहीं था। पता आज जनाब मास्टरों की 400-400 करोड़ की प्रॉपर्टी है। सुनने में आता है कि 5 या 6 हज़ार रुपये लेके आए थे भद्रवा रिटायर होके घर बनाने। तो ये जनाब वाली लाते थे अपने घर के लिए, मजदूर से वो शितीरी लाते थे आरे पे मेरे। अच्छा, आपके आरे पे? मेरे आरे पे लाते थे। तो मैं आरा हमेशा सुबह 10 बजे तक, 10 बजे कॉलेज जाता था, 9:30 बजे तक मैं आरा चलाता था। फिर उसके बाद में क्या नाम है, 4 बजे के बाद आरा चलाता था। ठीक। जितने तक 6, 7, 8, 9 बजे तक। तो ये क्या नाम है, आज़ाद साहब आते थे। मैंने वहाँ पे लिखा था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि दस्तखत मेरा बहुत अच्छा था। तो वहाँ वो लकड़ी के फट्टों का पार्टीशन जैसा बनाया था, उसमें मैंने लिखा हुआ था, वर्क लाइक ए कुली, लिव लाइक ए किंग। हाँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज बीन काइंड, आई लिव्ड लाइक ए किंग। ही प्रॉब्ली, वो मेरे मुंह से निकल गई बात, गॉड वाज ऑलवेज काइंड, ऑलवेज काइंड। तो क्या नाम है, आज़ाद साहब आज़ाद साहब आते थे, तो वहाँ ऐसे नाली एक थी, नीचे आ रहा था जहाँ पे मैं काम करता था। तो आज़ाद साहब आके वहाँ पे बैठते थे, गुलाम रसूल आज़ाद साहब, वो बैठते थे वहाँ पर। तो फिर वहाँ से तालियां, जब मैं उनका वो चीर रहा होता था ये लकड़ी, तो वहाँ तालियां बजा के बोलते थे, वर्क लाइक ए कुली, लिव लाइक ए किंग, वर्क लाइक ए कुली, लिव लाइक ए किंग, नारा लगा देते थे मौके। तो फिर हमने भी ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी में। जम्मू आए तो अब आपको बताएं आपको कि जब यूनिवर्सिटी आए, मेरे ब्रदर, जब मैं आया तो इन्होंने लॉ कर लिया था। अच्छा, ये लॉ कर चुके? ये लॉ कर चुके थे। और मेरे एक कज़न थे, बड़े गोनी साहब के, मेरे ताया जी के बेटे नजीब गोनी, उन्होंने भी लॉ कर दिया। अच्छा, वो निकल गए थे? ये निकल गए थे, लेकिन कुछ छाप छोड़ी आप जैसी? ना, जो नजीब गोनी थे उनको एक पेपर पास नहीं होता था, वो सप्लीमेंट्री थी उनकी। अच्छा। तो वो अभी उस पेपर के लिए यहाँ कितनी बार इम्तिहान दे चुके थे? वो 2-3 बार। वो उनको वो पास नहीं होते थे मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अच्छा, ज्यूरिस्प्रूडेंस में, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस होता था एक सब्जेक्ट। समझ गया जी। तो वो क्या नाम है, जब मुझे यहाँ आना था, तो मुझे कहा गया कि साहब, उन्होंने कहीं मैसेज भेजा, क्या किया कि भाई कल जो है आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, अब सुबह निकलना है। ये होता ही नहीं था कि भाई अब मुझे वालिद साहब पूछेंगे कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। नथिंग डूइंग, गो डू ऑफ योर ओन। तो मैं जनाब अली निकला, तो बस स्टैंड पे पता चला ये रास्ता बंद है। रास्ता बंद है और लास्ट डेट है? रास्ता बंद है और लास्ट डेट है। मैंने पूछा भाई कहीं तक, किसी जगह तक जा सकते हो? उन्होंने कहा जी प्राणों तक जाते हैं, प्राणों से ट्रांसशिपमेंट होती है डोडा तक। तो हम प्राणों गए बस में, तो ट्रांसशिपमेंट करके डोडा पहुंचे।
अब डोडा से कुछ नहीं, क्योंकि डोडा से आगे कोई 3-4 जगह रास्ता टूटा हुआ है। ठीक। रगी नाला भी बंद है, कोड़ा पानी भी बंद है, छठा मील उसको बोलते थे बटोत से नीचे, बिल्कुल। वो भी बंद है। तो हम जनाब अली निकले, तो अब मैं कहूँ कि भाई 3 जगह क्या करूँ मैं, तो मैं पैदल निकला। और जो ही मैं निकला तो आगे मुझे, अल्लाह जन्नत करे नसीब उनको, नज़ीर अहमद पीर साहब एक होते थे, वो लाइब्रेरियन होते थे हमारी कॉलेज में। तो नज़ीर अहमद साहब को मैं देखता हूँ चलते हुए पैदल। हाँ, वो अच्छा, और आपके जो ताया जी थे वो उस वक्त क्या थे जब आप पैदल चल रहे हैं? उस वक्त तो स्पीकर थे, तो और आप पैदल? हाँ पैदल चल। कोई वीआईपी नहीं, कोई कुछ नहीं। वो कौन पूछता। आज तो हालत देखिए, पुलिस की गाड़ी आपको लेने आ जाती। तो मैं जनाब अली इसके चला पैदल नज़ीर साहब के साथ। शायद डोडा से हम कोई 9-9:15 बजे निकले। ठीक। ये याद है, शाम को 6 बजे करीब हम वो छठे मील में पहुंचे, जहाँ से छठा मील उसको बोलते थे उस ज़माने में। आप पैदल चले हैं इतना? बटोत से छठे मील तक जब हम पहुंचे तो मेरा बूट फट गया था। तो अब मोज़ा था, वो भी क्या, उस मोज़े भी कौन से होते थे, तो वो भी 2-3 कदम चल के वो भी फट गया। अब मैं नंगे पाँव चला। और स्पीकर ताया है। और रास्ता भी क्या होता था, रास्ता जनाब अली इतना खराब कि कंकर होते थे। मैं जब बटोत पहुंचा, आप यकीन मानो कि मेरे दोनों पाँव के नीचे खून था। ठीक। आप बटोत पहुंचा तो पता नहीं नज़ीर साहब कहाँ चले गए, मुझे पता नहीं चला वो कहाँ गए। अब मैं परेशान हूँ, मैं करूँ क्या, रहूँ कहाँ रात को। कल जो है ये लास्ट डे है फार्म भरने का। ठीक। तो वहाँ पर एक होते थे उनके यहाँ पे, आपको याद पता नहीं होगा, वहाँ पर वो गोश्त चावल खाते थे ना, वो होटल होते थे थोड़े। हाँ। एक अली होटल होता था। तो अली होटल का जो उसके बेटे 2-3 थे, तो एक बेटा उसका अशरफ था। तो अशरफ के साथ हमारी तो हमारे ऑलमोस्ट हमारे हम, तो बाद बेचारा कहीं एक्सीडेंट में मर गया था। तो मुझे अशरफ मिला, मैंने कहा अशरफ यार, मुझे कहता घर पे चल। मैंने कहा नहीं, घर नहीं आऊँगा। कहते चल फिर होटल में सो गया। होटल क्या होता था, वो एक कमरा होता था, वो होटल कौन सा होता था, वही टेबल जिसमें खाना हाँ बिल्कुल, खाना शाना मिलता था आपको। तो मैं क्या नाम है गया, उसने खाना खाना मुझे खिलाया, और घर से उसने कुछ एक कंबल एक लाया, या कुछ तुलाई लाई या रज़ाई लाई कुछ, तो मुझे वहाँ टेबल पे उसने सुला दिया और बाहर से लॉक किया। ठीक। तो सुबह आया, वो सुबह ही 6 बजे करीब मुझे जगाया। तो मैं उठा, थका हुआ था बहुत ज़्यादा, पाँव फटे हुए थे। तो मैंने क्या नाम है कहा अब यार चप्पल ले लूँ कहीं, कम से कम जाना है, चप्पल ले लूँ। तो बाहर गया तो 8 बजे करीब दुकानें खुली, कोई 1-2। उन दिनों होती थी 2 किस्म की चप्पलें होती थी। एक होती थी BSC को कंसिडर करते थे बढ़िया चप्पल। एक होती थी CSC होती थी ऐसे डुप्लीकेट जैसी चप्पल। ठीक। नायलन चप्पल होती थी, नायलन चप्पल। तो BSC थी कोई 6.5 रुपए की या कितने की, तो CSC जो थी 3.5 रुपए की थी। मैंने तो गोली मारो, मैंने भी कौन सी चप्पल पहनी, तो मैंने वो CSC खरीदी 3.5 की, लगाई पाँव में। अब गाड़ी कौन सा, अभी इतनी गाड़ियाँ कब चलती थी तब वहाँ पर। ठीक। तो कुदरत खुदा का ये कि उधर से एक कश्मीर की जानब से एक टैंकर आ गया। सरदार जी कोई ड्राइव कर रहा था, तो मैंने बड़े उसको मतलब सामने आके, ट्रक को सामने आके हाथ चाट दे के उसको रुक गया वो। मैंने कहा देखो सरदार जी, मुझे फार्म भरना है, मुझे किसी तरीके जम्मू पहुँचा दो। तो गया 2 रुपये लगे, मैंने 2 रुपये निकाले, जल्दी से दे दिए। 2 रुपये बटोत से जम्मू? हाँ 2 रुपये मैंने उसको दे दिए। 5 रुपये उस ज़माने में मेरे ख्याल में किराया होता था बदरवा से यहाँ तक। तो 2 रुपये उसको इसने मुझे यहाँ पहुँचाया। यहाँ मैं पहुँचा कोई 12-1 बजे, तो मैं सीधा अब घर गया। तो अब यहाँ पर मेरे भाई के, मेरे कज़न के, इनके दोस्त बड़े थे यहाँ पर, तो बड़ी क्लोज दोस्त थे। एक सरदार जी थे, वो काफ़ी यूनिवर्सिटी में दौड़ता भागता था, बली बलकार सिंह उसका नाम था, तो है अभी भी।
तो बली मुझे अपने स्कूटर, उसका स्कूटर था, उसने स्कूटर में उनको यूनिवर्सिटी लिया, वहाँ जल्दी जल्दी हमने वो फॉर्म भरा, तो फिर मेरी एडमिशन हो गई लॉ में। लॉ में। तो लॉ में वो तबीयत थोड़ी वो थी ना, वो उबाल आ जाता था, तो लॉ में आई वॉज ए वेरी नोटोरियस स्टूडेंट, वेरी नोटोरियस स्टूडेंट, और जो मेरे दोस्त भी थे वो भी सभी नोटोरियस ही थे। अब आज कहाँ हैं वो सारे नोटोरियस लोग? मेरे सबसे करीब जो लॉ में होता था वो होता था कमल कौल एक से। ठीक। कमल कौल ने भद्रवाह में पढ़ा था, उसके वालिद भद्रवाह में पोस्ट मास्टर। अभी तो कहाँ हैं वो? ही डाइड। ही डाइड। और उसके अलावा? He died long back. He died in 95. He died in a scooter accident. ठीक है। और उसके अलावा? उसके अलावा एक मेरे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में दोस्त होते थे जो लॉ में होते थे। एक फलैल सिंह होता था, वो जो आजकल शायद उसमें होता था, कभी इसमें पीडीपी में। पीडीपी में हाँ, तो फलैल सिंह यूज्ड टू बी वेरी क्लोज टू मी। उसके बाद एक मेरा दोस्त था अशोक थापा होता था, एक लड़का रियासी का, उसने बुला करके रियासी में वकालत, फिर उसका कुछ वहाँ कुछ क्रिमिनल्स के साथ मसला हो गया, तो he was murdered. He was murdered. He was murdered. I contested his murder case for him. अच्छा। Did I think first time a prosecution in some case. तो उसके बाद जनाब अली जो दूसरे डिपार्टमेंट में थे, ये सरदार सुदर्शन सिंह था, बलवान सिंह था, ये सारे लोग जो थे, ये मतलब ये अब आपका हल्का बन गया। अशोक खजूरिया था। अच्छा, अशोक खजूरिया भी आपके ही दौर में जम्मू यूनिवर्सिटी में थे? नहीं, हम तो जम्मू यूनिवर्सिटी से शायद वो निकल चुका था उस वक्त, लेकिन हम पीएसए में इकट्ठे रहे। पीएसए में इकट्ठे रहे? तो पीएसए लगा आपको साल 1978 में? ना, 79 में। 79 में? 79 किस पादाश में क्या किया आपने? असल में क्या हुआ कि यहाँ जम्मू में पुंछ में एक फायरिंग हुई, उस फायरिंग में एक सरदार लड़के की मौत हुई। तो मुझे आज भी याद है, मैं अपनी क्लास से बाहर निकला तो किसी ने मुझे कहा, लॉ डिपार्टमेंट इधर नीचे नहर पे होता था, किसी ने मुझे कहा भाई वहाँ लड़का एक मारा गया। तो मैं वो था थोड़ा सा वो रेवोल्यूशनरी टाइप, फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ना, वो ये सारी वो खबरें होती थी दिमाग में, ऊपर से क्या नाम है शायर को मतलब पढ़ना। आप भी भाई हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। कहा मेरे वालिद साहब ने कहा, और वही कहते हैं आई तो थी बहार ठहरती कहाँ मगर, आई तो थी बहार ठहरती कहाँ मगर, सूखे हुए दरख्त का साया था शहर पर, सूखे हुए दरख्त का साया था शहर पर। क्या खूबसूरत बात। कुछ गौर कन है और सुकूते अजल मुहीत, कुछ गौर कन है, कुछ गौर कन है। अच्छा, कब्रें खोदने वाले। हाँ। और सुकूते अजल मुहीत, और बाकी उन कब्रों में लेटे हुए सुकूते अजल मुहीत। कश्मीर का मज़ार है शहर श्रीनगर, कश्मीर का मज़ार है शहर श्रीनगर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कुछ गौर कन है और सुकूते अजल मुहीत, कश्मीर का मज़ार है शहर श्रीनगर, दम बखुद महफिल को ताबे लब कुशाई चाहिए, दम बखुद महफिल को ताबे लब कुशाई चाहिए, इस अंधेरी रात को शोला नवाई चाहिए, इस अंधेरी रात को शोला नवाई चाहिए, चाहिए इंसान की जितनी भलाई चाहिए, चाहिए इंसान की जितनी भलाई चाहिए, हिर्स बढ़ जाए तो फिर सारी खुदाई चाहिए, हिर्स बढ़ जाए तो फिर सारी खुदाई चाहिए। क्या बात है, इतना खूबसूरत कलाम है उनका। ये सारा कहीं छपा है? हाँ, 3 किताबें उनकी छपी। 3 किताबें। अच्छा गोनी साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये तो सारा सिलसिला हो गया आपके पब्लिक सेफ्टी एक्ट। नहीं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हमको कैसे ना देख रहे, मतलब तो उस वक्त हमने जब एजिटेशन की तो वो बहुत बड़ी एजिटेशन बन गई, बहुत बड़ी एजिटेशन बन गई। ठीक। और मेनली हम ही लोग लीड करते थे उसको, सरदार सुदर्शन सिंह, मैं अपने हिसाब से, अशोक खजूरिया, चंद्र मोहन शर्मा, क्या नाम है अपना, एक हमारे कामरेड दलजीत सिंह होते थे, वो ही इज़ नो मोर, हिम एंड बलवान सिंह, ये हम डिफरेंट जगहों से इसको लीड करते थे, लेकिन मेन लीड मैं और सुदर्शन करते थे। मैं सुदर्शन सिंह वजीर। तो फिर उसमें उस सिलसिले में जनाब अली जब हमने बहुत ज़्यादा हो गया तो एक बार क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एक, उस ज़माने में एक ही डीएसपी सिटी होता था पूरे जम्मू शहर का एक डीएसपी, आज 4 है, उसको डीएसपी सिटी बोलते हैं।
तो डीएसपी सिटी होते थे मसूद अहमद चौधरी साहब, जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह बाद जन्नत में करे, हाँ, जो वाइस चांसलर भी बने, एडिशनल डीजी भी रहे। तो मसूद चौधरी साहब जो थे हमको बड़े भाइयों की तरह रखते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन पीएससी भी लगा गए। नहीं, वो कहाँ लगा गए, बहुत प्यार करते थे। अब मैं और सुदर्शन, एजुटेशन तो चल रही थी, और एजुटेशन ऐसी होगी जनाब वाली, वक्त एक आ गया कि असलम गौनी ने बाजार में निकलना है, दुकानें खुद बंद हो जानी। अच्छा, ये दौर भी आपका रहा है। हाँ, मतलब हमने निकलना है, 5-6 लड़के बॉडीगार्ड साथ चल रहे हैं, और बाजार से निकलना है और दुकानें बंद हो जानी है। और मेरी तकरीरें बहुत पसंद की जाने लगी। मुझे हर जगह पे, जहाँ पे भी किसी का भी जलसा हो, बीजेपी का भी जलसा हो, मुझे स्टेज पर चला के तकरीर करवा। अच्छा, आपने बीजेपी की स्टेज में तकरीरें करी हुई है? नहीं, मतलब इसलिए कि एक बार मुझे याद है कि यहाँ पे कोई वो करते थे ना मिसचीफ लोग, कोई गौकशी का मसला, गौकशी का नहीं, कहीं कुछ सर कहीं किसी मंदिर के सामने पाया गया है क्या, तो बीजेपी ने बड़ा ज़बरदस्त उसका प्रोटेस्ट किया, और शालीमार चौक में उनका जलसा हो रहा है, और मैं नीचे से पैदल जा रहा हूँ। ऊपर चमनलाल गुप्ता था उस वक्त, ही वॉज ऑल इन ऑल ऑफ बीजेपी। उस वक्त तो कोई दूसरा कोई बंदा था नहीं ना, लीडर वही थे, ही वॉज द लीडर। तो मैं निकल रहा हूँ, तो किसी ने मुझे ऊपर स्टेज से देखा, तो कहा बुलाओ उसको, हाँ, तो दे कॉल्ड मी एंड मेड मी। और आज भी मुझे याद है, बड़ी मुझे वो तकरीर याद है। मुझे काफ़ी देर छेड़ते थे, ये छेड़ते इन द सेंस, मतलब दे वुड लव टू लिसन दैट फ्रॉम मी टाइम एंड अगेन। चमनलाल गुप्ता जी कभी कभी बोलते, अब वो सुनाओ ना आप फिर ज़रा। तो मैंने कहा, कौन कहता है कि शेख अब्दुल्ला मुसलमान है? ये आपने तब कहा? ये 79। कौन कहता है शेख अब्दुल्ला मुसलमान है? वो इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता है जो किसी के मजहबी अकीदे को ठेस पहुंचाए, जो किसी के मजहबी अकीदे के ऊपर हमला करे। अगर हमारे हिंदू भाइयों के लिए गाय जो है वो मुतबरक है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस मुतबरक चीज़ की हमको भी कदर करनी चाहिए। ये मैंने कुछ तकरीर ऐसे की, और ये तकरीर बड़ी मशहूर हो गई उस वक्त, बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे कहता, कौन कहता है कि वो भी दौर था। तो बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सबसे फिर हमको डिटेन किया, बिकॉज़ probably we were the first people to be detained under Public Safety Act। अच्छा, at that time 78 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना, बिल्कुल। तो वी वर अरेस्टेड इन February 79। अच्छा, तो आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट में आप अंदर रह चुके हैं। हाँ, हमको अरेस्ट किया, इसीलिए आजकल दबा के वकालत करते हैं पीएसए वालों। हमको अरेस्ट किया, और फिर जमानत कैसे हुई, फिर निकले कैसे, कॉश कैसे हुआ? अरे क्या बताएं, वो भी कहानी बड़ी लंबी कहानी है। वो हमको जब ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट गए जेल आप? कैसे लगा पब्लिक? नहीं, आप जेल गए? हाँ। जेल का एक्सपीरियंस कैसा था? कश्मीर जेल, श्रीनगर सेंट्रल जेल। अच्छा, we were shifted to श्रीनगर सेंट्रल, we were kept in श्रीनगर सेंट्रल जेल। अच्छा, ऑल ऑफ अस। वहाँ का भी बड़ा लंबा चौड़ा तजर्बा, वो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर पीछे से यहाँ पर इनने हाईजैक कर दी एजुटेशन, हम सब लोग तो गिरफ्तार हो गए। जो स्टूडेंट लीडर जितने थे, हुकूमत ने उसको हाईजैक कर लिया? ना, हुकूमत ने नहीं किया ना, हुकूमत ने इनके जो लीडर्स हुए, चमनलाल गुप्ता जी वगैरह, ये वो जो थे, उस जमाने में टीन का कोटा और घी का कोटा होता था। अच्छा, टीन का और घी का कोटा, जैसे आजकल ये बड़ी बड़ी इमारत, वो टीन क्या कहते, घरों के ऊपर डालने वाला, छतों के कंट्रोल्ड आइटम्स थी। डालडा घी और टीन कंट्रोल्ड आइटम थी। तो किनको मिले ठेके? तो ये इन्होंने, अब उस वक्त कहते थे आप अपने अपने रास्ते सब चले गए हैं, तो ये जो 1-2 लीडर यहाँ लीड करते थे, कहा जी इनको शेख साहब ने ये कोटे दे दिए, टीन के ठेके और घी के। अब जनाब वाली हम बैठे हुए हैं श्रीनगर सेंट्रल जेल में, तो शाम को रेडियो सुन रहे हैं। एक मेरा लड़का एक होता था यहाँ का, उधमपुर का, बड़ा अच्छा शायर है वो, बलराज ही है, कुछ बलराज बख्शी को भी सब बहुत बनती, क्योंकि तब उस जमाने में मैं भी लिखता था, तो वो तो प्रोफेशनली शायर था। तो हम बैठ के वहाँ काफ़ी आपस में जेल में तो बलराज बख्शी मगर शरीफ इंसान था, वो शायर था। तो शाम को जो खबर आई कि साहब जितने भी गिरफ्तार लोग हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट में कश्मीर जेल में, उनको छोड़ दिए गए। अब हम जेल में। वो रोने लगा
कहता ये साजिश है हमारे खिलाफ। मैंने कहा क्या हो? कहता ये हमको बस में डाल के ना मार देंगे। उन्होंने तो कहा छोड़ दिया, हम तो अभी अंदर हैं। हाँ। मैंने कहा कोई नहीं मारेगा तुझे कुछ। एनीवे हमको दूसरे दिन बस में बिठा के लाए यहाँ। ये उस ज़माने की बात है जिस वक्त भुट्टो को फांसी लगी थी। हाँ। कश्मीर टोटल डिस्टर्ब, कोलैप्स हो चुका था। कोलैप्स था वहाँ अंदर जेल में, खाने के लिए कुछ नहीं आता था। हमको यहाँ लाया, यहाँ ला के हमको सेंट्रल जेल में रख दिया। अब हम सोचे कि भाई अब अपनी तरफ से तो हम लीडर बन गए थे कि भाई हमने बड़ा नेक जम्मू डिस्क्रिमिनेशन का इशू उठाया। इट वाज ऑल अबाउट जम्मू डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। एंड इट वाज बिगर एजिटेशन देन 67 एजिटेशन, बिगर एजिटेशन। 67 की एजिटेशन में गजेंद्र गडकर कमीशन बना था और 79 की एजिटेशन में सिकरी कमीशन बना था। बिल्कुल ठीक बात। and we presented ourselves And you were one of the most important leaders of that agitation. yes there were 5 people, 6 people who were, And you were one of the prominent faces. yeah, I started it. अच्छा, आपने शुरुआत आपने की। लॉ कॉलेज से मैंने उसी ज़माने में क्या नाम है, साइंस कॉलेज तो था ही जहाँ पे है। हाँ। तो ये कॉमर्स कॉलेज जो है, कॉमर्स कॉलेज उसी ज़माने में शिफ्ट हुआ यूनिवर्सिटी में, जो जहाँ पे शायद आज भी वहीं पे है, आई डोंट नो। नहीं, अब तो शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, कॉमर्स कॉलेज वहीं पर है। वो आधी यूनिवर्सिटी का पोर्शन जब फ्री हो गया, जब ये केमिस्ट्री उधर होते थे सब्जेक्ट्स, उनके वो फैकल्टीज होती थी, वो जब नई यूनिवर्सिटी आई तो ये कॉलेज वहाँ शिफ्ट हुआ। तो मुझे याद है पहले मैं वहाँ से निकल के तो कॉमर्स कॉलेज गया। अब कॉमर्स कॉलेज में कौन है? कॉमर्स कॉलेज में अशोक गुप्ता, शिवसेना वाले, और है कॉमर्स कॉलेज में रमेश अरोड़ा, स्वर्गीय रमेश अरोड़ा, अब नहीं है। रमेश अरोड़ा जी, बहुत अच्छा इंसान। तो मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना दोनों, इस वक्त भी अशोक से बेटर मेरा दोस्त मतलब बहुत सारे हैं, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। तो अशोक और क्या नाम है, जब मैंने वहाँ पे दीवार पे चढ़ के, मुझे आज भी है, दीवार पे चढ़ के मैं और कामरेड दलजीत सिंह, वो हमारे साथ पढ़ता था, वो कम्युनिस्ट था, तो हम दोस्त दीवार पे चढ़ के तकरीर करने लगे। तो ये कॉमर्स कॉलेज के सारे लड़के बाहर आ गए। बाहर आए तो इनमें अशोक और ये रमेश अरोड़ा साहब, ये भी लीडर थे। लीडर तो चला, फिर वो तो मतलब उस वक्त तो 10-10 हज़ार स्टूडेंट परेड करते थे। इट वाज टोटल एनार्की, खत्म। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए कि 79 में उसके बाद आप रिलीज हो गए गोनी साहब। आई वाज रिलीज ऑन, वी वर रिलीज ऑन 8 अप्रैल 79। तो उसके बाद मुझे ये बताइए कि क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा गोनी साहब कि फिर आप उसी जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ या जिस मतलब जिस सेटअप के ख़िलाफ़ आपने इतना एजिटेशन किया, सब कुछ किया, बाद में वो भी वक्त आया जब उसी के आप एडवोकेट जनरल बने। हाँ, ये बताता ना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की साथ कुर्बत कहाँ हुई फिर? हाँ, मैं बताता हूँ। एक मर्तबा हम लोग मिलने गए शेख साहब को, गालबन कौन? उन दिनों हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मुस्लिम फेडरेशन। तो ये गालबन 81 की बात है। तो हम जब मिलने गए तो चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पे गए, तो वहाँ पे पहले फारूक साहब बाहर आए। बाई चांस ही वो मेरे साथ बैठ के कुर्सी पे, सोफा लगा था बाहर लान में। तो जब वो बैठे तो मुझे कहने लगे भाई आप ये चलाते हैं, ये आपने इसका नाम मुस्लिम फेडरेशन क्यों रखा है? थोड़ा सेकुलर नाम रखना चाहिए। अब मैं बड़ा मुंहफट सा आदमी था। मैंने कहा आप देखिए, जिसको दम है उसने रखा है और हमने जानबूझ के रखा है, हम इसमें नहीं बिलीव करते। जब हम मुसलमानों के लिए कहा मैं सेकुलर नाम क्यों रखूँ उसका? मैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था मुस्लिम फेडरेशन। मजीद साहब एक होते थे, अमीन बेग साहब, और इसी किस्म के काफ़ी लोग। ये शौकत, ये जो ताज होटल वाला गुजर गया था, ये सारे लोग। उस वक्त मेरी फारूक साहब से पहली बात कभी जो सामने हुई। अब हुआ ये कि 1984 में
जिस वक्त फारूक साहब को टॉपल किया गया। कोइंसिडेंस ये हुआ कि व्हेन ही वाज टॉपल आई वाज इन भद्रवा, 2 जुलाई 84, हमारी छुट्टियां थी यहाँ पे, ठीक। मैं भद्रवा में था। अब उस वक्त हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि टेक ओवर किया था गुलाम अहमद शाह ने। कई नेशनल कॉन्फ्रेंस थे जो उसको भी पसंद करते थे, ठीक। कई नेशनल कॉन्फ्रेंस थे जो फारूक साहब के साथ, अब जो फारूक साहब के साथ निकलना चाहते थे, प्रॉब्ली वो ये सोच रहे थे कि हुकूमत चली गई तो आप बेहतर है उधर ही, अभी जहाँ हैं वहीं रहें। फिक्स था लोगों को। मैं नहीं था, आई वॉज नॉट फॉर NC or एनीथिंग। तो मैं बैठ के सोचूं, मैंने कहा यार ये क्या तरीका है यार, ये क्या तमाशा है यार, एक आदमी जिसने लोगों ने वोट दे के जिताया यार, इसकी हुकूमत क्यों गिराओगे तुम? भले मैंने नहीं वोट दिया इसको, मगर ये क्या साबित करना चाहते हो तुम कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, तुम लोगों की कोई कीमत नहीं है, तुम जो करते रहो। जैसे आज तो अब लानत ही है, लेकिन उस वक्त की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। तो क्या फिर क्या आपने क्या किया? मैं निकला बाहर जनाब, मैं गया बाजार। अब मैं सबको जानता था, जानते हुए सब लोग थे वहाँ पे भद्रवा के बाजार में, कौन नहीं जानता था। हाँ। तब जो नेशनल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे वो मैंने देखे दुकानों में बैठे हुए, उनकी दुकानें थी मोस्टली। मरहूम इब्राहिम शेख साहब थे, मरहूम अब्दुल हाई खतीब साहब थे, मरहूम मोहम्मद शफी खतीब साहब थे, यही लोग थे जिनके ऊपर वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी ज़्यादा। तो ये बैठे दुकानें खोल के, मैं गया तो, मगर मुझे प्यार करते थे सब लोग। मैंने आपको कहा ना, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस दैट पीपल हैव गिवन मी लॉट ऑफ लव, और पर्सनल लेवल पे दिया। शायद मेरी खुशफहमी भी कहीं पे हो, लेकिन मुझे रेगरेट कोई नहीं। तो मैं पहले गया शफी साहब के, मरहूम खतीब के, चाचा क्या यार हुकूमत गिरा दी फारूक साहब की और आप लोग दुकानों पे बैठे हुए हो। मैंने शोर शार करके तो मैं सारा बाजार बंद करवा दिया। अच्छा, आपने वहाँ भी बाजार बंद करवा दिया? कुछ नहीं, मुझे कोई फारूक साहब के साथ कोई बात नहीं, मेरी कोई मसला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपने बाजार बंद? मैंने बाजार बंद करवा दिया। व्हाई? ही इज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, द पार्टी हैज वन। तो फारूक साहब को पता चला? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कभी कहा भी नहीं है उनको। हाँ। आप यकीन मानो मैंने कभी नहीं उनको कहा। तो बाजार बंद करा, अच्छा। फिर कुर्बत कैसे हुई? सुनिए ना, अभी बाजार बंद करवा दो। अब मुमकिन है फारूक साहब को कोई पता चला हो या कोई मुझे पता। पहली बार फारूक साहब डिसमिस होने के बाद नवंबर 84 में यहाँ आए, तो उनको आना था बाई ट्रेन। यहाँ पर नवंबर था या अक्टूबर था। यहाँ पर भीम सिंह ने एक जलसा रखा था न्यू प्लाट में, इसमें क्या नाम है, परेड ग्राउंड में। भीम सिंह की बड़ी अच्छी बनती थी फारूक साहब के साथ, तो उसने फारूक साहब को भी इनवाइट किया था उस जलसे के लिए। तो जब मुझे किसी ने कहा कि फारूक साहब आ रहे हैं, तो मेरा कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के साथ कोई यहाँ पे ताल्लुक नहीं था, कुछ नहीं था। तो किसी ने कहा वो आ रहे हैं, तो मैं जनाब अली, मेरे पास एक पुरानी एम्बेसडर कार थी। वो एम्बेसडर कार क्या थी? वो थी जनाब अली, मैंने एक टैक्सी ली थी पुरानी, तो उसका ही नंबर चेंज करके, तो ऊपर 18 की 19,000, वो मेरी पहली गाड़ी थी। वो गाड़ी लेके मैं जनाब अली गया रेलवे स्टेशन। अब वहाँ पे ये पार्टी वालों ने कोई जीप शीप रखी थी फारूक साहब के लिए निकलने के लिए। अल्लाह बेहतर जानता, फारूक साहब को नज़र पड़ी मेरे पास, तो मेरे पास आ गया। कहा मैंने कहा ये मेरे, बैठे मेरी गाड़ी। अरे बैठ गए, वो उनकी तबीयत वैसी ही है। अब बैठे एम्बेसडर, तबीयतन वो ऐसे ही है, बैठे एम्बेसडर में। तो आए हम, जब जलसे में गए तो आपको मालूम होना चाहिए कि भीम सिंह की पैंथर पार्टी जो है ये फोन की है मेरे वालिद साहब ने। अच्छा, ये गनी गोनी सा, अच्छा आपके वालिद मेरे साहब, वालिद सॉरी। ये मेरे वालिद साहब, ये पैंथर नाम जो है ये मेरे आपके वालिद साहब ने दिया। हाँ, ये हरीशदेव को पूछ सकते हैं। हाँ। ये मेरे वालिद साहब ने नाम दिया। तब तो हरीशदेव था नहीं था, हरीशदेव छोटा था, तब भीम सिंह ही और उसके ब्रदर होते थे। तो उसके बाद क्या हुआ स्टेज पर? तो वहाँ पे मेरे वालिद साहब ने तकरीर की। अब मेरे वालिद साहब वो बगैर शुगर कोटेड तकरीर करते थे। हाँ। उन्होंने तकरीर की तो नीचे से हुटिंग हो गई। हुटिंग हुई तो खैर वो कुछ संभाल के, तो फारूक साहब उठे, तकरीर की। तो वहाँ से हम आए पैदल, वहाँ से क्या नाम है, आप फारूक साहब, काफ़ी फारूक साहब के साथ और भी लोग, और सुदर्शन
सुदर्शन सिंह वजीर भी। सुदर्शन सिंह वजीर, मैं और बाकी लोग भी थे। तो हम आए, ये यहाँ से पुरानी मंडी से नीचे उतर के पैदल आए। सुदर्शन सिंह वजीर का नटराज होटल होता था। हाँ बिल्कुल होता था, तो- रेजिडेंसी रोड के ऊपर। अरे तो सुदर्शन ने इंसिस्ट किया कि आप 2 मिनट वहाँ पे, तो खैर वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। हम ऊपर गए, सुदर्शन का ऑफिस एक होता था वहाँ पे वजीर साहब का, तो वहाँ पे बैठे फारूक साहब चाय शाय पिए वो। तो अब मुझे नहीं पता, फारूक साहब जब वापस गए तो उन्होंने कहीं उन दिनों में अली मोहम्मद सागर होते थे यूथ प्रेसिडेंट ना, अली मोहम्मद सागर होते थे जनरल सेक्रेटरी यूथ, ठीक। और मुबारक गुल होते थे यूथ के जनरल सेक्रेटरी। ठीक। नो, मुबारक गुल वाज प्रेसिडेंट एंड अली मोहम्मद सागर वाज जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी। इन्होंने फारूक साहब ने कहीं उनके साथ बात की, कहा यार ऐसे ऐसे यार मुझे जवान एक मिला ज़बरदस्त यार, उसको बुलाओ, उसको बात। तो फिर मुझे याद आता है, मुझे शायद किसी तरीके से बुलाया या फ़ोन किया अली मोहम्मद सागर साहब ने। तो मैं गया, तो फिर इन्होंने मुझे याद है पहले मुझे कहा जी आप यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी में आपको हमने लिया। तो कुछ दिन हो गए तो शायद उन्होंने फारूक साहब बोला नहीं ये ठीक नहीं, तो उन्होंने मुझे फिर बनाया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गए? हाँ, स्टेट का। ठीक। तो फिर इसी तरीके से फारूक साहब के साथ थोड़ा बहुत मुलाकात होती रही, कभी कभार कम ही, लेकिन हमारा जो सारा सिलसिला जो था, फारूक साहब मिले नहीं मिले लेकिन प्यार बहुत करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आप पता नहीं आप करते हैं नहीं करते हैं। अच्छा, तब करते थे। बहुत प्यार करते थे मुझे, यहाँ तक कि किसी पे भी वो तरजीह देते थे। अच्छा। तो फिर फारूक साहब के ये 87 फिर जब ये मिलिटेंसी शुरू हुई, फारूक साहब कुछ देर हम इंग्लैंड चले गए, तो कुछ देर के बाद वो 91 में यहाँ पे आए। यहाँ पे एक घर होता था, इस पे क्या नाम है, रेजिडेंसी रोड पे, वो अलॉटेड था मुस्तफ़ा कमाल साहब को, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल को। हाँ। तो फारूक साहब आके वहीं पे ठहरे। तो मुझे जब किसी ने कहा फारूक साहब ठहरे हैं, तो मैंने कहा कि मिलने जाऊंगा उनको, खुद कोई कहा, तो मगर मैंने जानबूझ के काली सलवार कमीज़, काली स्वेटर और काला शाल ठीक और गया फारूक साहब को। मैंने रशीद बाबा उनके साथ होते थे, उनने उनको कहा, तो मुझे ऊपर ही बुलाया गया। तो उस वक्त कोई लोग आते भी नहीं थे मिलने, तो मैं गया, तो मैंने कहा सलाम किया, तो कहा क्या हाल है। मैंने कहा ये तूने काला क्यों पहना है सारा? मैंने कहा ये और यहाँ काले गया, खून ही खून है हर तरफ, तो काला नहीं पहनूं तो और क्या करूँ। अच्छा। हाँ, तो ऐसे करते कई चीज़ें हैं जो शायद आज कोई माने नहीं माने, छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है। बहुत सारे डिसीजंस फारूक साहब ने आपसे मशवरा करके लिए हैं, सजेशन मुझसे लेके किया है। बल्कि जब 96 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, उस वक्त मैंने फारूक साहब को, वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, उससे पहले मैंने घर जाके बोला, मैंने कहा सर ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो मैं वर्किंग कमेटी में नहीं था, तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, तो मुझे किसी ने कोर्ट में बताया कि भाई वो एनसी ने डिसाइड किया कि मैं वापस आया। तो मुझे आज भी याद है, फारूक साहब ऊपर गनी वीरी साहब के यहाँ थे, तो मुझे रशीद बाबा नीचे बोला चाय पीने गए हैं उधर पर। मैं गया वहाँ पर, तो ये अब्दुल गनी खान है ना, ये जो कांग्रेस का, ये भी फारूक साहब का अच्छा दोस्त है। तो मुझे तो उस वक्त नहीं पता था ये कांग्रेस में, मैं जानता भी नहीं था। तो वो वहाँ पर फारूक साहब के साथ था। मैं गया ऊपर, तो यार जो ही मैं अंदर आया तो फारूक साहब कहता आया, कश्मीरी में बोला ये मलाइक है, ये मलाइक आ गया, ये आता है इतला लेके। कर दिया भाई, हमने कर दिया वो, we have decided not to contest the parliamentary election. That is how much he trusted your words and your wisdom. I don't know, I mean, trusted my word or what, like I should say that he believed that I am sincere to him, and probably whatever comes out of my mouth comes out of emotion and sincerity, and probably he used at times respect that, and
सो मच सो, मतलब मैं आपको बताऊंगा, अगर फारूक साहब के बारे में कोई कुछ बोले, जब मुझे एडवोकेट जनरल बनाया तो जब मैं पहली मरतबा उनको मिलने गया उनके ऑफिस में श्रीनगर, क्या नाम है, सेक्रेटरीट में, तो मुझे बोले हाँ ठीक है, आप तो ठीक से, मुझे निकलते निकलते बोलने लगे, बोले देख 2 बातें मेरी याद रखना। मैंने कहा जी बताइए। का एक बात ये है कि ईमानदारी से काम करना। ठीक। मैं जी ठीक है, ईमानदारी से तो करूँगा। तो दूसरी बात, ईमानदारी से काम करना और किसी का लिहाज नहीं करना, ये एक बात। ईमानदारी से काम करना और किसी का लिहाज नहीं करना, चाहे आगे मुस्तफ़ा ही क्यों नहीं हो। ये लफ्ज़ फारूक अब्दुल्ला ने बोले, ये मुझे फारूक साहब ने कहा, क्योंकि मुझे तो उसकी तालीम जो है, मुझे कभी खोट नहीं लगी है उस तालीम में। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, लोग कुछ भी बोले, लोग कोई भी बात करें। उसके बाद दूसरी बात मुझे कही, एक तो ये कहा कि किसी का लिहाज नहीं करना और ईमानदारी से काम करना, और दूसरी बात कही कि देख ये बात याद रखना कि कभी किसी के पेट पे लात नहीं मारना। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वल्लाह आलम बिसाब, अल्लाह ऊपर है, किसी के पेट पे लात नहीं मारना। मैंने कहा जनाब नोटेड। और उस सिलसिले में फिर एक केस आया, एज एडवोकेट जनरल मेरे सामने कुछ लोग आए, मेरे ऑफिस में आए, नौजवान लड़कियां भी थी, लड़के भी थे कश्मीर के। तो मुझे कहने लगे जनाब हम तो ख़राब हो गए जनाब। वो लोग थे जो जब 1990 में माइग्रेशन हुई कश्मीरी पंडित भाइयों की, तो जो पोस्ट वहाँ पे खाली हो गई, उन पोस्ट के अगेंस्ट वहाँ पे एडहॉक अपॉइंटमेंट की बिल्कुल की गई थी, हाँ। और वो एडहॉक अपॉइंटमेंट की गई को 8,500 लोगों की। ठीक। तो 1 साल तक तो चली, लेकिन 1 साल के बाद वो एक्सटेंड नहीं की गई। ठीक। तो वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट में उन्होंने स्टे ले लिया। तो वो स्टे चलता 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 अब ये मेरे पास आते हैं 2001 में। तो ये स्टे चल रहा था। अब उसमें हुआ ये था कि सिंगल जज ने डीबी को, कहीं डीबी ने फुल बेंच को रेफर किया था, ऐसे अब ये खिचड़ी बन गई थी। तो इन्होंने मुझे कहा जनाब हम हर बार, हमको हर महीने आना पड़ता है ये एक्सटेंड करवाने के लिए। अब कई बच्चों की शादियां हो गई, कई में हम में से लड़कियों की शादियां हो गई, ये हो गया, तो अगर अब हमको निकालेगा कोई तो हम क्या करेंगे, तो कोई मदद कीजिए। मैंने ऑफिस को बोला, मैंने कहा भाई ये निकालो तो क्या केस है ये, तो ये केस निकाले। उस वक्त तक हन्नू साहब की डेथ हो गई थी और मुश्ताक लोन साहब बेचारे वो भी बाद में शहीद हुए, उनकी वो लॉ मिनिस्टर थे। ठीक। और फारूक साहब कहीं बाहर थे, सिंगापुर में थे, ये कहाँ थे। ठीक। मैंने ये फाइलें निकलवाई तो मैंने देखा ये 1175 रिट पिटीशन थी। ठीक, 1175 रिट पिटीशन, 1175 रिट पिटीशन, in which there were 8,400-500 petitioners. हर पिटीशन में 20, 30, 40 8,500-9,000 लोग थे जी। 8,500-9,000 लोग थे। मैं ये फाइल देखी तो मैंने कहा यार इतना कुदरती क्या हो जाता। हमारे एक चीफ जस्टिस थे, बॉम्बे से थे, वो डॉक्टर सराफ, उनको बड़ा शौक था डिस्पोजल का। उन्होंने कहीं देखा यार ये 1175 पिटीशन का बैच है तो मैं फुल बेंच बना दूं, तो देखता हूँ उसने फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। उसको दो हफ्ते बाद उसको रिटायर होना है, उसने फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। ये केस लग गए। मैं पढ़ता हूँ शाम को, तो मैंने दिमाग बना लिया यार मैं स्टेटमेंट एक देता हूँ कोर्ट में, देखता हूँ खुदा क्या करता है। क्योंकि मेरे जहन में ये फारूक साहब की बात भी है कि किसी के पेट पे लात नहीं मारना। मैं अगर इसको कंडेस्ट करूंगा तो शायद इनके पेट पर लात लग जाएगी। तो अब मैंने क्या किया जनाब अली कि मैंने एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से हाथ से लिखा कि साहब इन केस एनी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय रिटर्न्स अगेंस्ट हिज पोस्ट, in that event the incumbent who is holding that post he will be given a notice of 1 month of termination. ठीक।
In case any Kashmiri Pandal employee whose post here incumbent is holding, if he dies or he superannuates, this man who's holding his post will be considered for regularization against that post. ठीक. Number 3, that in case of termination or return of the employee to his original post, the order would be effective after 1 month. 1 month's time will be given to him to approach the court again. ठीक. Even statement.